अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं इस बात से कि इंसान इजादात करता है। सारी साइंसी इजादात किसने की है भाई? इंसान ने। इसका मतलब है कि इंसान का दिमाग और इंसान की अकल जो है बड़ी कमाल चीज़ है। वाकई अल्लाह ताला ने जो इंसान को अकल दी है उससे वो बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ चाहे सब कुछ कर सकता है। बस सिर्फ उसको ये सोचना है कि मैंने मेहनत करनी है, मेहनत करनी है और उस लाइन में उस डायरेक्शन में लग जाए। अच्छा, अब ये गूगल जो है ये किसने ईजाद किया? इंसान ने ईजाद किया। ठीक है, यानी इंसान ने गूगल को सिखाया कि भाई तुम्हें इस तरह काम करना है, इस तरह काम करना है। लेकिन गूगल इंसान को क्या सिखा सकता है ये मैं आज आपको बताता हूँ। अच्छा जी बिल्कुल, आप गूगल पर जाएं या किसी भी सर्च इंजन पर जाएं तो आप सर्च कीजिए कि टी इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो आपको सारे वो आर्टिकल्स आ जाएंगे जिसके अंदर ये बताया गया होगा कि जी टी इज़ गुड फॉर हेल्थ, इसके बेनिफिट्स ये हैं, ये फ़ायदे होंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, अब आप एक और सर्च करें, आप लिखें टी इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो क्या आएगा? टी इज़ बैड फॉर हेल्थ। वो आर्टिकल्स आ जाएंगे कि जो कि आपकी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि टी इज़ बैड फॉर हेल्थ, चाय पीना सेहत के लिए शदीद नुकसानदेह है और आपको नहीं पीनी चाहिए। तो अब इससे इंसान क्या सीख सकता है कि आपका जहन जो है वो भी अगर आपको इस बात पर माइल करना चाहे कि आपने कामयाब होना है तो आपने पहले ये सोचना होगा कि हाँ मुझे कामयाब होना है। तो आपको हर परेशानी का हल, हर मुश्किल का हल, हर चीज़ के अंदर से कोई ना कोई वो जो सिल्वर लाइनिंग होती है ना वो नज़र आना शुरू होगी। वही सारे आर्टिकल आना शुरू हो जाएंगे कि जिसमें ये आएगा कि हाँ मुझे इस मसले को हल करने के लिए ये तरीके इख्तियार करने चाहिए और मैं ऐसे इस मसले को हल कर सकता हूँ और ऐसे कामयाब हो सकता हूँ। अपना इरादा पुख्ता होना चाहिए पहले। हाँ, और लेकिन अगर आपने ये डाल दिया अपने जहन में मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता, टी इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो सारे वही ख्यालात आपके जहन में आएंगे कि हाँ ये देखो ये भी है मसला, ये भी मसला है, ये भी मसला है, सोल्यूशन कोई नहीं आएगा। सारे वो आर्टिकल आएंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और इसमें वो चीज़ भी ऐड कर लेंगे कि अल्लाह ताला ने तो फरमा दिया ना कि तुम्हें मैं वैसे दूंगा जैसा तुम मुझसे गुमान करोगे। जी बिल्कुल। तो जैसा आप अच्छा गुमान करेंगे तो वो अच्छी चीज़ आपके साथ हो जाएगी। अगर आपका गुमान अपने बारे में ही ठीक नहीं है तो फिर आप उनसे क्या मांग रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? 0/0 नील बटा सन्नाटा, यही होगा भाई। टाइटल क्या दिल बटा दिल, नील बटा सन्नाटा, दिल नहीं। अच्छा, दिल की बात अलग है, वो मैं अलग से करेंगे। तो नील बटा सन्नाटा इसको, इसका क्या होता है पता है? नील बटा सन्नाटा। हाँ। बस सिर्फ और सिर्फ खामोशी, अंधेरा, कुछ नहीं है, वीरानी है। अच्छा। नील मतलब जीरो नील हाँ। ओवर सन्नाटा है, बस कुछ भी नहीं। अच्छा ओके ठीक है, ये वो वाला नील है। सही हाँ ये है, ठीक है जी। जिसको आप कहते हैं ना अक्सर मल्टीप्लाई बाय जीरो। हाँ मल्टीप्लाई बाय जीरो हो गया, बिल्कुल। जीरो एक मुहावरा इजाद किया है इन्होंने, मल्टीप्लाई बाय जीरो। किसी को डिवैल्यू कर देना एक तरह से, किसी की कोई वैल्यू को ना मानना। हाँ, तो ये है जी आपके करने का काम कि पॉजिटिव सोचें, हर चीज़ आपको पॉजिटिव नज़र आएगी। नेगेटिव सोचेंगे हर चीज़ आपको नेगेटिव मिलेगी। बिल्कुल। आज की बात, अब चलते हैं 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ और उसमें देखते हैं वहाँ क्या पॉजिटिव और वहाँ क्या नेगेटिव है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। इमरान खान पर मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, इमरान खान की दरखास्त ज़मानत पर समाअत आज होगी। जिना हाउस हमले की JIT का नुमाइंदों के जरिए इमरान खान का जवाब कबूल करने से इनकार। अली मोहम्मद खान और शहरियार आफरीदी जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। ऑडियो लीक कमीशन केस, हुकूमत ने चीफ जस्टिस समेत बेंच के 3 मेंबरान पर एतराज़ आयद कर दिया। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से बिलाखिर बहन फौजिया सिद्दीकी की 20 साल बाद मुलाकात हो गई। भारत और चीन ने अपने मुल्कों में एक दूसरे के सहाफ़ियों की मौजूदगी बिल्कुल ख़त्म कर दी। रूस यूक्रेन जंग में पहली बार रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को पर ड्रोन हमला। सूडान में फ़ौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जंग में 50 से ज़ायद बच्चे भूख और पानी की कमी से हलाक। और तुर्किया और मिस्र का 10 साल से मुनक़ता सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तफाक। जी 60 सेकंड न्यूज़ हो गई जी। 60 सेकंड में आपने सुन लिया कि दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है और किस तरीके से तुर्की और मिस्र 10 साल से मुनक़ता सिफारती ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। भाई तुर्की और मिस्र के सिफारती ताल्लुकात बहाल हो गए, हमारे ताल्लुकात बहाल ना हो रहे। किससे? वैसे मैंने कह दिया।
कह दिया किसी से? सुन रही हो तुम, सुन रही हो? सुन रही को क्या मैंने कहा? मैंने तो वैसे, मैं तो किसी और से क्या बात कर रही हूँ, आपको क्या लगा, आपको कैसे लगा कि मैं उसी से? आपने सुन रही कहा ना? हाँ, तो मैं भी किसी को सुना सकती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मैं खातून से भी बात कर सकती हूँ, तो मैंने इसलिए कहा कि सुन रही हो तुम। अब आप इसमें इतने गिल्टी कॉन्शियस क्यों हो गए, उछल क्यों रहे हैं अपनी कुर्सी से? दुनिया में क्या क्या नहीं होता, बस तुम हमारे ना हुए, कुछ ऐसा विषय था। हाँ, अच्छा, ऐसा चलो चेहरा खबरों की बिल्कुल। तरफ आते हैं। खबरों में आपको जरा गाना सुनवा देते हैं, पहले से मैं आपको गाना वाना सुना देता हूँ। हाँ, सुनवाएं और बिल्कुल। गाने का सिलसिला ये है कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता मौसीकार और गुलकार नुसरत फ़तेह अली खान साहब, कमाल द किंग ऑफ कवाली, उन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए 26 बरस तो गुजर गए, लेकिन उनका खला ज़ाहिर है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, ये तो तय है। लेकिन ज़ाहिर है राहत फ़तेह अली खान, उनके बाद जो है नुसरत फ़तेह अली खान साहब से ही उन्होंने सीखा। उसके बाद उन्होंने अपना नाम उस मकाम पर वो लेकर गए कि अब जहाँ जहाँ बात होती है नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, वहाँ राहत फ़तेह अली खान साहब की बात होती है। और कमाल गीत उन्होंने गाए हैं पाकिस्तान में भी, भारत में भी। अब राहत फ़तेह अली खान साहब के बेटे शाह ज़मान अली खान ये भी सामने आए हैं और उनकी गुलकारी की पहली वीडियो सामने आई है। सोशल मीडिया को यूँ कहिए कि वो एक तूफ़ान की तरह इस वीडियो ने लपेट लिया है और लोग जो हैं वो बड़े पजीराई कर रहे हैं। कहाँ हुआ है ये कॉन्सर्ट? ये अमेरिका में कॉन्सर्ट हुआ है और उसमें दोनों बाप बेटे जो है वो मिल के गा रहे थे। कितना सोना मैनू रब ने बनाया, ये गाना है कितना सोना मैनू रब ने बनाया, और बड़ा ज़बरदस्त गाया है इन्होंने। जो मुझे तो ये लग रहा है कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ से मुमासलत है काफ़ी। अच्छा जी, मुझे तो कम से कम ये लग रहा है। अच्छा, ये शाह ज़मान जो है वो पहले भी अपने वालिद के साथ परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन यूँ कहें कि ये जो डेब्यू परफॉर्मेंस है ये अब वायरल हुई है इनकी और कमाल है, ज़बरदस्त। आपको कैसा लगा? मज़ेदार है, मज़ा आया। और अभी आहिस्ता आहिस्ता ये बनेंगे, अपनी एक ख़ास लाइन जो है वो डेवलप होगी इनकी। हाँ। किस तरफ का, किस किस्म के गाने या किस किस्म का जो गीत है वो ये गाएंगे। सारा वही होगा, कवाली ही होगा। हाँ, ये तो है, यही बिल्कुल। होना चाहिए ज़्यादातर तो। बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि वो वालिद साहब को तो एक उरूज हासिल है ना, उसकी हाँ। ऐसी ग्रिप है कि वो तो ना उनका सुरदाएं होता है ना बाएं होता है, जिधर लगाते हैं उधर ही लगता है, तीर की तरह। तो इनको अभी थोड़ा सा शायद वो टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि वो जो हरकतें होती हैं, हाँ। गले की हरकतें, वो भी जाहिर है वालिद साहब और नुसरत साहब का क्या ही उसमें कमाल था। तो ये ज़रूर है कि इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये है कि ये भी छा जाएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, जिसकी ट्रेनिंग में, जिसकी छतर छाया में है वो जी। तो वो तो फिर अब ही इज मेंट टू रूल। ऐसे ही। अच्छा, अब आपको आगे कुछ बताते हैं कि एक और मुल्क है जो कि अगर अच्छे काम करे तो उसमें रूल ज़रूर कर सकता है, लेकिन कोशिश उसकी है कि वो बुरे कामों में रूल करे। और अभी कुछ दिन पहले आपको हमने बताया था कि वो इस हद तक आगे चले गए हैं कि वो अपने कल्चर को, बरसगीर के कल्चर को, सकाफ़त को, राइटर्स अदीब से रिश्ता नाता तोड़ के उनसे जो है वो कता ताल्लुक ही एक तरह से कर रहे हैं। और अपनी आने वाली नस्लों को उनके कुछ पता नहीं चलेगा कि इस इलाके में, इस खित्ते में उनकी कौम, बिल्कुल उनकी कौम में गालिब को भी इसी तरह मिटा दें, वो उनका बिल्कुल। अब क्या हुआ? तो अब हुआ ये है कि कल्चर, कहते हैं कि किसी के मुआशरे में वही हैसियत है कल्चर की जो एक आम इंसान की ज़िंदगी में उसकी आदतों की होती है। अब भारत में मुसलमान दुश्मनी का एक कल्चर जो है वो पैदा हो गया है, जो इस मुआशरे की आदत बनता जा रहा है। और वहाँ पर ज़ाहिर है लोग, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाई लोगों के वोट से ही मोदी साहब आए हैं, तो लोगों में भी कुछ हल्की फुल्की ये जो जरासीम हैं नफ़रतों के वो पाए जाते हैं, उसमें मुझे कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अच्छे लोग भी ज़ाहिर है हर जगह मौजूद होते हैं, अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, इसके खिलाफ अब बॉलीवुड के मारूफ अदाकार हैं नसीरुद्दीन शाह साहब, उन्होंने आवाज़ उठा दी है और बड़ा सीरियसली उन्होंने एक बात की है। एक भारतीय अखबार को इंटरव्यू देते हुए नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा है कि हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ मज़हब कार्ड कामयाबी से इस्तेमाल कर रही है और इस वजह से मुसलमानों को गलत समझना और उनसे नफ़रत करना एक फ़ैशन सा बन गया है। और उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि भारत में पढ़े लिखे और जो सेकुलर लोग हैं वो भी इस फैशन का शिकार होते जा रहे हैं और मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। उनके पास चॉइस एक्चुअली कुछ नहीं है ना। हाँ। वो इधर दे हैव टू प्रूव देयर लॉयल्टीज फॉर देयर स्टेट, या फिर वो दूसरी साइड पे चले जाए, दूसरी साइड पे खड़े हो। चॉइस थी ना, कम हाँ, मतलब चॉइस, हाँ चॉइस, उस खतरनाक चॉइस जो है उसकी तरफ कम लोग, लेकिन वाकई बात सही है कि ये फैशन वहाँ पर बिल्कुल बन गया। और नसीरुद्दीन शाह साहब ने भारतीय इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो दीगर अरकान हैं उनको कुछ नहीं कह रहा, और इलेक्शन कमीशन तो खैर मेरा ख्याल है हर तरफ ही ऐसा ही है, वह नाम का इलेक्शन कमीशन रह गया। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह भारतीय रहनुमा मज़हब का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई मुसलमान सियासतदान अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर देता तो क्या होता, क्या उस पर तनकीद ना होती। ये उन्होंने बड़ा दुनिया में बहुत मरतबा बहुत सारे ट्रेंड चलते हैं और बहुत सारे लोग ज़्यादातर बगैर सोचे समझे उन ट्रेंड्स का शिकार हो जाते हैं। अब आजकल जो ये एक ट्रेंड वैसे चल रहा है वो जो सारा LGBT वाला है,
और उसके हमारे खिलाफ बहुत सारे तो लोग जो है वो सदर अर्दोगान ने जीतते साथ ही अपनी जो विक्ट्री स्पीच थी उसमें हाँ। उन्होंने कहा है कि LGBT को हम अपनी जो रिवायात हैं, अपना जो मुआशरा है उसमें किसी किस्म की जगह नहीं देंगे। अरे माशरा अगर ख़राब हो रहा है कहीं पर तो फिर तो प्रॉब्लम है, जाहिर है, उसको आपने रोकना है, उसको तरीका होता है रोकने का। लेकिन आप बहुत सारे लोग हैं वो जो उस फैशन का हिस्सा बन गए हैं। अच्छा, बड़े सारे लोग तो इधर इस मुल्क में बैठ के भी एर्दोगान साहब के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैंने कहा ठहर जाओ जरा, रिजल्ट आने दो। वो कहते हैं नहीं वहाँ के लोग डू नॉट लाइक सदर अर्दोगान, वो तंग है उनसे, इतना साल उन्होंने रूल किया है, इतना अरसा उन्होंने रूल किया, वहाँ के लोग शदीद तंग है अर्दोगान साहब से। अब देख लो जी। अच्छा, अब एक और ख़बर चूँकि भारत की आपने बात की थी वो मैं आपको बताता हूँ। मुबैना जिनसी हरासानी के ख़िलाफ़ एहतजाज करने वाली जो भारतीय ख़वातीन रेसलर्स थी, काफ़ी अरसे से उनका एहतजाज चल रहा था कि हमारे साथ हरासानी हुई है और हमारे जो कोच और जो इस तरह के जो मैनेजर्स थे उन्होंने हमारे साथ हरासानी की है। तो वो जो भारतीय ख़वातीन थी उनकी कोई नहीं सुन रहा था और अब आखिरकार उन्होंने अपने तमग़े गंगा में फेंकने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि अब हम तादम मर्ग भूख हड़ताल करेंगे। ये जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, उन्होंने अपने एक बयान में ख़ुद को मिलने वाले ओलंपिक मेडल्स को दरियाए गंगा में फेंकने का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि नई दिल्ली की जो जंगी यादगार है वहाँ पर इंडिया गेट, वहाँ पर हम बैठकर तादम मर्ग भूख हड़ताल करेंगे। और उनका कहना यह था कि हम गंगा को जितना मुकद्दस समझते हैं उतने ही मुकद्दस हमारे लिए मेडल्स भी हैं जो हमने सख्त मेहनत करके हासिल किए थे, और ये पूरे मुल्क के लिए ये मेडल्स मुकद्दस हैं और इनकी सही जगह इसी जगह पर है कि ये जो गंगा है उसमें बहा दिया जाए। और हमारी ज़िंदगी है, हमारी रूह है ये तमग़े, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब जब हम मेडल्स को हम बहा देंगे तो उसके बाद हमारे ज़िंदा रहने की भी कोई वजह बाकी नहीं रहेगी, इसीलिए हम इंडिया गेट पर बैठकर तादम मर्ग भूख हड़ताल करेंगे। और ये बेसिकली गुज़िश्ता एक महीने से बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैं उसके सरबराह ब्रिजभूषण शरण सिंह उनकी जानिब से ख़वातीन रेसलर्स को जिनसी हरासानी किए जाने के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी रखे हुए हैं, उन्हें ओहदे से बरतरफ़ करके गिरफ़्तार करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये एक महीने से ये सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन बस मामला जो है वो इसी तरीके से अगर प्लेयर को बुनियादी इनकरेजमेंट नहीं होगी और थोड़ी सी हौसला अफजाई और मोहब्बत का एहसास नहीं होगा तो उसने किसके लिए खेलना है। मोहब्बत क्या, उनकी तो बात ही नहीं सुनी जा रही, जिनसी हरासानी हो रही है उनके साथ, वो मेडल्स फेंकने पर मजबूर हो गई है। इंपॉर्टेंस अगर नहीं आप दे रहे उनकी बात को, इतना उनका बड़ा मसला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बातें करवा लो बस इनसे, इंडिया वालों से, बस और कुछ ना करवाओ, बस ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, बातें ही नहीं, लोगों को गुस्सा भी आ जाता है अक्सर, और गुस्सा ऐसा आता है कि फिर वो हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की तरफ निकल जाते हैं मुकाबले हुस्न हारने पर। अब मैं आपको खबर सुना रही हूँ, गौर से सुनिएगा। खामन की जो हंगामा आ रही है वो इस कदर बढ़ गई कि मलका हुसैन का ताज पटक कर तोड़ दिया उन्होंने, और ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। मुकाबला हुसैन में अहलिया के दूसरे नंबर पर आने पर बेसिकली खामन ने जो है वो शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, हंगामा आराई का मुजाहरा किया, और जो जीतने वाली मॉडल थी उनके सर का ताज जो है बस तोड़ ही दिया उन्होंने। और नशरियाती इदारा है जी, उसके मुताबिक ब्राज़ील में ये हैरान कुन वाक़या पेश आया जहाँ पर मुकाबला हुसैन मुनक़िद हुआ था। इस दौरान स्टेज पर की जाने वाली जो हंगामा आ रही थी उसकी तो वीडियो बनी, सोशल मीडिया पर वो वायरल हुई। लोग बड़ा हैरान हुए कि इस कदर लोगों में अदम बर्दाश्त और एक इंटॉलरेंस जो है, ये देखें, ये वो गए और इन्होंने बस ना आओ, ये देखें, ये तो मतलब ये तो बेगम को एहसास हुआ होगा वैसे कि कितना मुझसे मोहब्बत करता है। जिंदगी बन गई भाई, लाइफ बन गई तुम्हारी, है ना? तो लेकिन तुम्हारी वाइफ की लाइफ नहीं बनी। अब ये जो इसके साथ होगा कि भाई ये देखें आपने कैसे अपने शौहर को जो है वो इस तरीके से वो आ गया और उसके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, बिल्कुल उसके ऊपर डिस्क्वालीफाई ना कर दें उसको आइंदा आने वाले मुकाबलों में से। अभी तक हाँ वैसे ऐसा कुछ आया तो नहीं है फिलहाल, लेकिन जो दूसरे नंबर पर आने वाली नथाली बेकर है, उनके खावन ने स्टेज पर आकर उनके हाथ से ताज खींचकर ज़मीन पर ही फेंक दिया। मतलब ये तो ऐसी अजीब सी सिचुएशन हुई कि मैं वैसे हैरान थी। लोगों ने कहा वो उसने जाके उसके सर का ताज उतार दिया और फेंक दिया। मैंने कहा नहीं, अच्छा वो बेगम को भी अपने वहां से ले गया, भाई ठीक है चलो भाई चलो। हाँ, एक तरह से बंदे ने बॉयकॉट कर दिया कि भाई मैं मानता ही नहीं हूँ इसको, ये ताज वाज क्या तुम लोग बांट रहे हो। मुकाबला जो है वो ठीक है, हो गया, हार गई, क्या हो गया, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है? बस अजीब सी सूरत हाल है, अब क्या हो सकता है इसका। जी भी लोग हैं भाई, लोग किस तरह की हरकतें करते हैं जी। लेकिन बुनियादी तौर पे टॉलरेंस और जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, हुस्न के मामले में कोई टॉलरेंस नहीं होती, इश्क में कोई टॉलरेंस नहीं। हाँ ये है बिल्कुल, इश्क में ऐसा भी ना करो कि मुकाबले खराब कर दो यार तुम। हाँ, अगली कितनी घबरा गई होगी वैसे कि पता नहीं है क्या करने आ रहा है। ना मारते, मेरा मास्क उतारने के लिए आ गया, उसके सर के ऊपर से आप दूसरी चाहे तो वो इस पे जी केस कर सकती है कि इसने मुझे हरास किया, अब्यूज का ये मामला लगता है, बिल्कुल जा सकता था। बिल्कुल, तो ये है पटक दिया इसने। अच्छा इसने तो मास्क पटका है, ऊपर से जो आसमान से हमारे यहाँ पे पटक रहे हैं ना हेल स्टॉर्म्स, वो भी आपको बताएं जी,
बड़ी माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं और पाकिस्तान जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं उन ममालिक की फहरिस्त में शुरू में ही आता है। और गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हुई, बड़ी तूफ़ानी बारिश हुई और उसके साथ ओले पड़े। अब ओले पड़ना बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने पहली दफा देखे ओले? नहीं देखे कभी? मैंने देखे हैं। अच्छा। यहाँ पर इतनी आप खबर लेके आए ओलो वाली, पता नहीं। लेकिन उसका साइज असल में बताना चाह रहा हूँ। वो ओलो ऐसे थे कि उन्होंने तबाही मचा दी जी। कोटरी का इलाका है, खुदा की बस्ती, वहाँ पर एक दीवार गिर गई, उससे 3 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, 5 ज़ख्मी हुए हैं। उसके अलावा जालाबारी की वजह से कई राहगीर ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मियों को फिर अस्पताल मुंतकिल किया गया, वहाँ पर ज़ाहिर उनका फिर इलाज हो रहा है। यानी शाहिदीन जो थे वहाँ पर, उनके मुताबिक हैदराबाद और गिरदोनवा में अंडे के जो साइज़ है उससे भी बड़े ओले पड़े। ये देखें आप, साइज़ देखें इनका, पूरा पाम पे आया है। बिल्कुल ये ओले हैं। ये अगर आप गाड़ी वाड़ी पे गिरे आपकी तो क्या नुकसान होगा, या किसी इंसान के ऊपर इस तरह से गिरेंगे तो इंसान जख्मी हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये साइज देखें इनका। तो अब हम खुद अंदाजा लगाएं कि हमने कहाँ से हैं ये ओले? ऊपर से, आसमान से नहीं, साइंस कैसे ऊपर बादल में? वो मैं बच्चे की तरह मैं सोच रही हूँ कि बादल है, बादल के अंदर ओला पड़ा है, ओला बारिश के साथ गिरा है। कैसे? ये क्या साइंस होती है? बेसिकली होता क्या है, हाँ बताएं, कि जब वो पानी की फॉर्म में निकलता है तो उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा होता है कि वो बर्फ बनते हुए आता है। हाँ तो वैसे मुझे पता है, मतलब कोई एंटरटेनमेंट भी होता है सुबह सुबह, कोई लोगों को आप थोड़ा सा बच्चों को भी हमने बताना है कि बच्चों देखा करो हमारा प्रोग्राम, तुम्हें सीखने को मिलेगा। अच्छा, वेट भी किया है किसी ने रख के उसको वेस्ट के। हाँ ये देखिए, ये तस्वीर गाड़ियों की शीशे वीशे बाकायदा पूरा। तो कैसे आते हैं ये ओले जमीन पर? बादल में पड़ा होता है ओला, गिरता है। नाज़रीन, मैं आपको तो ये सवाल होते हैं बच्चों के, इनकरेज करें बच्चों के सवालों को। और जो तबाही हुई है उसमें तो खैर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको दिमागी इलाज हम करवाते हैं। जो सवाल आ रहे हैं उसके जवाब आपको देंगे, वो किस तरह देंगे उसका भी साइंसी तरीका है। क्या बताएं? वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स कौन है? इलॉन ही होगा या जेफ होगा या इलॉन होगा, ये आपस में। इलॉन जैसे आपकी वो फुप्पी का लड़का है इलॉन। जरा बात सुनना भाई, तुम उस दिन आए नहीं दावत पे। पप्पू ने मीठा कम डाला था, पुडिंग बनाई थी तो उसमें इलॉन मस्क की एक कंपनी है, उसका नाम है न्यूरालिंक, और उसका मकसद बेसिकली ये है कि इंसानी दिमाग को कंप्यूटर चिप से जोड़ दिया जाए। ये अब आप सुनिएगा, अब आप ये समझिएगा। 2020 में कंपनी ने जानवरों पर इसकी आजमाइश की थी, कामयाब आजमाइश थी, लेकिन उसे इंसानों पर आजमाइश की इजाज़त नहीं मिल सकी थी। अब अमरीकी महकमा सेहत ने कंपनी को इजाज़त दे दी है कि वो कंप्यूटर चिप को इंसानी दिमाग में नस्ब करने के तजर्बात कर सकते हैं। न्यूरालिंक जो है, उसने जो चिप तैयार की है वो एक छोटा सा, मतलब एक कॉइन के साइज़ की है, और उसको आप दिमाग में नस्ब करके वायरलेस सिस्टम के ज़रिए स्मार्टफोन से जोड़ सकते हैं। और इसका बेसिक मकसद क्या है? बहुत सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है इसमें। फालिज, एंजाइटी, रीढ़ की हड्डी के मसाइल, नाबीनापन, समात और गोयाई के मसाइल जो महरूमी होती है इनसे, और कई बीमारियां हैं। इन सब का इलाज करने के लिए ये पूरा एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। और बहुत जल्द वहाँ पर जो न्यूरालिंक वाले जो हैं वो रज़ाकारों की भर्ती शुरू करेंगे कि आपको अगर चिप लगवानी है तो हमें बताएं। और साइंसदान जो बुनियादी तौर पर बात कर रहे हैं वो ये है कि मुस्तकबिल में इस चिप के ज़रिए दिमाग में, इंसानी दिमाग में हज़ारों किताबों का इल्म भी दाखिल किया जा सकता है। अच्छा। तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। कहाँ से आते हैं ओले? फ़ौरन आप चिप से क्लिक, आपको बता जाएगा ओला आ जाएगा, बिल्कुल। लेकिन ये मामला तो तब होंगे जब इल्म दुनिया में बाकी रह जाएगा। तो और इल्म तो है, ये इल्म से ही तो चिपें लग रही हैं। मैं बताती हूँ आपको, और इल्म दुनिया में तब बाकी रहेगा जब मेरा जो इस पे खदशा है वो क्या है कि इससे आप इलाज तो कर लेंगे, इससे आप किताबें भी डाल देंगे, लेकिन इससे कंट्रोल भी आ जाएगा, क्योंकि चिप है तो चिप तो प्रोग्रामेबल और कंट्रोलेबल होती है। तो पीछे जो बैकएंड पे बैठा हुआ होगा उसने तो कंट्रोल करना है। हैक कर ली चिप तो आप हो गए हैक, और आप जब हैक हो गए तो आपसे जो चाहे करवा लिया जाए। मैं बोलूं, ये सिस्टम मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। तो नहीं, चिप चले हैक तो क्या होगी, अगर चिप खराब हो गई तो आप खाने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, चिप आपको खाना ना पकड़ने दे, भूखे हैं आप, भूख लगी हुई है आपको शदीद। अब ऐसा अगर हो, फिर पेट का मसला वाकई सिवा आप का दिमाग, ये मेरे कहाँ पहुंचती हूँ मैं, देखें आप अंदाजा सिर्फ इस चीज़ का लगाएं। लेकिन ये चीज़ें, ये वाली टेक्नोलॉजी, इस किस्म की तहकीकात ये तब होंगी जब दुनिया में इल्म बाकी रहेगा, जो मैं पहले बात करी थी। और स्कूल्स अगर बिकने लग जाएंगे तो फिर इल्म कैसे बाकी रहेगा दुनिया में? हाँ, कुछ अजीब सी बात है, लेकिन ये है कि मैं आपको ज़रा इसकी तफसीर बता देती हूँ। अपेरेंटली ये लग रहा है कि स्कूल बिक गया और हर चीज़ हो गई बंद, लेकिन बात दरअसल हुई ये है कि स्कूल की दुनिया हमेशा से ही तालिब इल्मों के लिए एक परेशानी का बायस रही है। कभी हमें तो याद नहीं है कि हम कभी खुशी से स्कूल गए हों। उसमें स्कूलों का भी बड़ा अमल दखल है। वो स्कूल ऐसे होते नहीं है कि बच्चों को जाने का शौक हो, उनके लिए उसमें लगन का कोई उनसर पैदा करें। अच्छा, हाल में ही में हुआ ये है कि एक अमरीकी तालिब इल्म है, उसने स्कूल से तंग आकर इसकी फ़रोख्त का इश्तिहार जो है वो दे दिया है,
और अमरीकी रियासत है मैरीलैंड, उसमें कायम हाई स्कूल है, उसके तालिब इल्म ने उसे आधा कैद खाना करार दिया है कि इट इज़ हाफ प्रिजन, और उसे $42,049 के एवज फ़रोख्त करने का इश्तिहार तो दे डाला है उसने। इश्तिहार में बताया गया है कि स्कूल के 15 बाथरूम्स हैं, पूरा इश्तिहार उसने बिल्कुल 15 बाथरूम्स हैं, जिसमें वो क्या वीडियो थी, मिशिगान की हवा आ रही है और बैतुल खला होगा और हवा आ रही है, वो वाली पूरा इश्तिहार उसने दिया है। 15 बाथरूम्स है, फिर उन तमाम में नक्कासी आब का जो सिलसिला है उसमें कुछ मसाइल मौजूद हैं, स्कूल कचरे की बदबू से आलूदा है। अच्छा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसने इतनी बुराइयां बताई, मसाइल इसकी इजाफी खुसूसियात है बुनियादी तौर पर, तो इतनी बुराइयां बताई है, अबे पागल कौन लेगा? तो इसको किसी ने मार्केटिंग नहीं सिखाई है, ये भी स्कूल वालों का देखें, अगर अच्छी तरीके से उसको कुछ पढ़ाया होता तो वो अच्छी तरीके से मार्केट करता, अब वो क्या बता रहा है। तो अच्छा, स्कूल्स की जो तंजीम है उसके तर्जुमान ने इस इश्तिहार को एक तख्लीकी जहन की काविश करार दी। उन्होंने कहा इमेजिनेशन है, इंटरेस्टिंग शरारत है, मजेदार शरारत है, और कहा है कि ये एक शरारत है जिसे संजीदगी से नहीं लिया गया, लेकिन ये है कि वो उन्होंने इसको ये इस तरह से जरूर देखा है। ये समझ रहा था बिक जाएगा तो क्या स्कूल की इमारत क्या प्लेग्राउंड में कन्वर्ट हो जाएगी? भाई स्कूल जो खरीदेगा, हमारे यहाँ तो लॉ यही है कि वो जो इमारतें होती हैं, जो ज़मीन होती है जो स्कूल के लिए मुख्तस की जाती है, वो वहीं पर स्कूल ही रहता है बिल्कुल, उसको कुछ आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये तो थी खबरें। अब ज़रा बात करते हैं कुछ ड्रग प्राइसेस की जी। 20 मई को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में 14 से 20% इजाफा कर दिया है, और इस हवाले से नोटिफिकेशन जो था उसमें बताया ये गया कि जान बचाने वाली अद्वियात में 14%, जबकि बाकी अद्वियात की कीमतों में 20% इजाफा किया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल के अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसे अमराज की अद्वियात की कीमतें 400% बढ़ चुकी हैं, जिसको लाइफ सेविंग ड्रग्स भी आप कहते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स 400% इंक्रीज, और उसके अलावा जो एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक अद्वियात हैं उनकी भी कीमतें बढ़ गई हैं। शुगर, इंसुलिन भी मार्केट में नहीं मिल रही हैं। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम। जी वालेकुम सलाम। इब्राहिम साहब बताइए जी, सर क्या सूरत हाल है, कितना नोटिफिकेशन था इजाफे का कीमतों में, और अब जो एक्चुअल प्राइस मार्केट में चल रही है वो क्या है दवाओं की, और कौन सी दवाएं नहीं मिल पा रही हैं? जी देखें, बिल्कुल जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से 20 मई को नोटिफिकेशन निकाला गया था, उसके मुताबिक तो 14 से 20% मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं जिस तरह दिल, शुगर और एलर्जी और जो ब्लड प्रेशर की दवाएं हैं उसमें तो कई फीसद ऐसे लग रहा है कि जैसे 300 से 400% तक इजाफा हो चुका हो। लेकिन बाकी दवाओं में 14 से 20% इजाफा हुआ, जिसमें एलर्जी है और मौसमी बीमारियाँ जो होती हैं उसके हवाले से जो अद्वियात होती है उसमें 14 से 20% इजाफा हुआ है। तो जो कि अवाम पर सरासर जुल्म है और जाती है। पहले ही अवाम जो वो खाने के लिए तरस रही, 2 वक्त का उनको खाना नहीं मिल रहा, लेकिन अब जो है अद्वियात की कीमतों में कई फीसद तक ड्रैप की जानिब से इजाफे की वजह से अवाम अब शदीद मुश्किलात का सामना कर रही है। इसी तरह मुझे ये बताइए कि इस वक्त आप तो कहाँ पर मौजूद हैं? अगर किसी हॉस्पिटल के बाहर हैं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर, तो ये भी बताइए कि यहाँ पर क्या दवाएं अवेलेबल हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के गुंजान आबाद इलाके न्यू कराची में, और न्यू कराची के अंदर इस इलाके में न्यू सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची है जो कि गुंजान आबाद इलाके पर मुश्तमिल है। यहाँ पर भी अद्वियात की शदीद कमी है। अस्पताल का जो अपनी अद्वियात का मेडिकल स्टोर है वहाँ पर जो है अद्वियात नहीं है, जिसकी वजह से अस्पताल के अंदर भी प्राइवेट मेडिकल स्टोर है और उसके बाहर भी प्राइवेट मेडिकल स्टोर कायम है, जहाँ पर अस्पताल में आने वाले मरीजों को तमाम अद्वियात जो है वो बाहर से लिख कर दी जाती है। सिर्फ ब्रोफीन, पैनाडोल या कोई मामूली सी जो टेबलेट्स हैं वो यहाँ पर अस्पताल के अंदर से दी जा रही है, जबकि बाकी तमाम अद्वियात जो है वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर से मंगवाई जा रही है। इसी वजह से डॉक्टरों की भी चांदी हो चुकी है, और इसी तरह जो है जो फार्मा कंपनी है उनकी भी चांदी हो चुकी है, जबकि अवाम जो है वो शदीद अजियत का शिकार हो चुके हैं। ये इस अस्पताल में भी यही हाल है। और इसके अलावा अगर दीगर अस्पतालों की भी बात की जाए, अब्बासी शहीद अस्पताल है, सिविल अस्पताल है, जिना अस्पताल है और दीगर जो कराची भर में तकरीबन 200 से 300 अस्पताल है, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पे अद्वियात नहीं है। मरीज जो है वो अपने प्यारों की अद्वियात खरीदने के लिए प्राइवेट स्टोर से जाके हज़ारों रुपए की रोज़ाना की बुनियादों पर अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि इसके अलावा हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सिंध भर में जो ड्रग साथ मौजूद थे, दवा नहीं मिल रही और जो मिल रही हैं उनकी कीमतें शदीद बढ़ चुकी हैं, आसमान से बातें कर रही हैं। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। अब प्रोग्राम में बढ़ते हैं ज़रा आगे। जी, तो आगे बढ़ते हैं और बढ़ें। आगे बढ़ने में बुनियादी तौर पर बेसिकली बात यह है कि आज है जी एंटी स्मोकिंग डे, नो बिल्कुल। स्मोकिंग डे। मैं आराम से इसलिए बैठा हुआ था यूं चिल करके, क्योंकि स्मोकिंग। मेरा तो नो स्मोकिंग से ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है, कभी भी कोई वास्ता रहा नहीं है और मैं चाहता हूँ कि दुनिया का भी वास्ता ना रहे। लेकिन आज है जी वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे, एंटी स्मोकिंग डे, और हम चाहेंगे कि आप हमें इंस्पायर करें, कॉल्स करें हमारे प्रोग्राम में। और बताएं। नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर आ रहा है, आप हमें बताएं कि क्यों? आपने जब सिगरेट छोड़ी तो कैसे छोड़ी, तरीका कार बताएं। जो लोगों को नॉर्मली मसला होता है ना, तो सिगरेट छोड़ नहीं सकते, बहुत तलब होती है, बड़ा मसला होता है, हम कैसे जो है वो इस चीज़ से बच सकते हैं, वो फिर मुख्तलिफ वो अल्टरनेटिव्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ कैसे आपने छोड़ी, आप हमें समझाएं और लोगों को इंस्पायर Motivate करें, बिल्कुल। बिल्कुल मोटिवेशन का ये हमारा सेगमेंट है। आपकी कॉल्स लेंगे, आपसे बात करेंगे और आपसे सुनेंगे सिगरेट छोड़ने की कहानी। तो आप कहानी सुनाएं और लोगों को इंस्पायर करें। तो हमारा नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पर प्लीज़ ले आएँ ताकि उस नंबर को देखें लोग। और 28905992 ये 051 के साथ है, 2890592051 का ये नंबर है इस्लामाबाद का, और आप इस पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करके हमें बता सकते हैं कि आपने तंबाकू नोशी कैसे छोड़ी। अच्छा, तंबाकू के बेसिकली अल्टरनेटिव भी बहुत सारे आए हुए हैं। अब वो जो अल्टरनेटिव्स हैं उसमें आजकल वेप बड़ा इन हो गया है, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम कॉज हो रही है बिल्कुल। वैसे। अरे अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कॉल सलाम, सरदार कैसे हैं अवैस अच्छा मानसेरा से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आप? जी जी ठीक ठाक। सर बताइए। आप अवैस साहब से आप बात करें। ओवैस और ओवैस आपस में मुखातिब हैं इस वक्त, तो आप बीच में ना बोलिएगा। हाँ, बस सही ओवैस है। भाई बताइए, आपने सिगरेट छोड़ी तो कैसे छोड़ी? सर सच बताऊं तो मैं अभी भी सिगरेट पी रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों भाई, क्यों? तो आज अब आपने और शिफा यूसुफजई साहिबा ने अगर आप ज्यादा इसरार करते हैं तो मैं बगैर किसी दबाव के ये ऐलान करता हूँ कि आज से मैं सिगरेट छोड़। हम इसरार कर रहे हैं आपसे भाई, मुकम्मल इसरार कर रहे हैं। आपके लिए तालियां, खिराज सलाम, बात है। सुर्ख सलाम आपके लिए। लेकिन ये बात अवैस साहब और कितनी मर्तबा पहले जिंदगी में हुई है जी। कि मैं ये छोड़ता हूँ और मैं अब नहीं करूंगा, और फिर आपको दोस्त या कोई है जो खड़ा पी रहा हो और आप उसको देखें और आप कहें स्माइल हो यार जाए चलो उसको। आखिरी, ये आखिरी है वो, ये कितनी आखिरी सिगरेट है आपकी? ये एक बार पहले जब वालदा ने कहा था तो तब उस पे किया था, और आज ये दूसरी बार कर रहा हूँ चूंकि अब आप लोग मेरा पसंदीदा शो है, ये मॉर्निंग शो है और आप लोग मेरे पसंदीदा होस्ट भी हैं, तो आप लोगों का बिसरार पे कहने पे मैं अब टाल नहीं सकता। तो बगैर किसी दबाव के, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, मैं ऐलान करता हूँ कि जी मैं शिफा यूसुफजई और अवैस मंगलवाला साहब के कहने पे आज से सिगरेट नोशी से तौबा तायब हो रहा हूँ। अरे प्रेस क्या बात है, कॉन्फ्रेंस आपकी सर जबरदस्त प्रेस कामयाब हो गई, कॉन्फ्रेंस है सर। जबरदस्त। आजकल तो कोई बोले तो वैसे पाकिस्तान ही में डर आपको लग पता जाता है हर साल तकरीबन 1 लाख लोग सिगरेट नोशी की वजह से हलाक हो जाते हैं, ये पता है जी आपको? बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो अब अगर आपके सामने ये नंबर है तो फिर ओवैस और शिफा की ज़रूरत नहीं है, इंसान अपने जहन से खुद पूछे, जाने और कहे कि हाँ ये मैंने काम नहीं करना है, क्योंकि आपके बच्चे भी हैं, शादी हो चुकी है आपकी। नहीं नहीं जी मेरी शादी नहीं। तो चलें, जब अब अगर होगी, जब होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तो आपकी जो स्मोकिंग है उसकी वजह से घर वाले भी परेशान होते हैं। तो बस बहरहाल जी, आपने बिल्कुल। अच्छा काम किया, अच्छा फैसला किया, अल्लाह आपको इस फैसले पर अमल दरामद करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल साबित कदम रहिएगा। थैंक यू वैसा। जबरदस्त। देखें शिफा यूसुफजई और क्या जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो ऐसी ऐसी वैरायटी लाएं आप। तो यही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि भाई मुझ पे कोई दबाव नहीं है और मैं शिफा यूसुफजई और ओवैस मंगलवाला का प्रोग्राम देख के मैं छोड़ रहा हूँ, सिगरेट छोड़ रहा हूँ, सिगरेट बिल्कुल। छोड़ रहा हूँ। नहीं, और बहुत ज़बरदस्त काम है। कुछ लोग हमेशा इरादा रखते हैं जहन में, लेकिन जाहिर है आपको इरादे में मजबूती चाहिए होती है, आप कमज़ोर पड़ जाते हैं, आप स्मोकिंग करते रहते हैं अनटिल आपकी सेहत पे ऐसा कोई ख़तरनाक असर ना हो जाए कि उसके बाद आपके पास ऑप्शन ही कोई ना हो कि बस भाई अब तो या ज़िंदगी है या फिर सिगरेट है बस, और इसके अलावा कोई ऑप्शन ना रहे। फिर उस सूरत में भी फेफड़ों बहुत का सारे लोग, कैंसर हो जाता है, इससे लोगों को पता है। मुंह का कितना कैंसर हो मुंह का जाता है। कैंसर होता है असल में। और वो जो डब्बों पर हमने जो तस्वीरें लगा दी हैं वो लोगों ने डब्बे बदल लिए। हाँ भाई जाहिर है अब डब्बे पे तस्वीर लगाने से क्या होगा सर? डब्बे पे तस्वीर लगाने से कुछ नहीं होगा, जिसने वो काम करना है वो करेगा। आपने उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर अपने माशरे से ख़त्म करना है। और मैं आपको ज़रा उन नंबर्स की ज़रा वसी तर जो तादाद है ना, जी। जो कॉलर भी दे दें प्लीज़। CDC है अमेरिका का जो इदारा है, और जिसको हम आम तौर पर जानते हैं सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उस इदारे के मुताबिक उनकी वेबसाइट पे जो आदाद शुमार लिखे हैं वो भी बड़े अलार्मिंग हैं। मोर देन 4,80,000 डेथ्स एनुअली, इंक्लूडिंग डेथ्स फ्रॉम सेकंड हैंड स्मोक, यानी कि जो पैसिव स्मोकिंग हो रही है या जो
जाहिर है आप तो नहीं कर रहे, हाँ। लेकिन दूसरा शख्स आपके साथ बैठ के स्मोकिंग कर रहा है, और इसको अगर आप डिवाइड करें तो मर्द हजरात कितने हैं, तकरीबन 2,78,544 मर्द हजरात की डेथ रेट है एनुअली, और ख़वातीन का 2,01,773। अकबर साहब है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वालेकुम सलाम। अवैज भाई कैसे हैं? मैम शोभा कैसी हैं? आप अल्लाह ठीक का हैं? शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जी सर बताइए, कब आप छोड़ेंगे? सिगरेट पीते हैं या छोड़ चुके हैं? सर मैं एक बात करूंगा सबसे पहले कि अभी आपने कॉलर लिया हुआ था, मैं आपका शो रोज देखता हूँ बड़े शौक से, अवैस नाम था उनका। जी तो ऐसे ही झूठ बोल रहे थे कि मैं आपकी वजह से छोड़ रहा हूँ। ये सिगरेट किसी की वजह से नहीं इंसान छोड़ सकता, छोड़ता है इंसान अपनी उस पे छोड़ता है। विल पावर अपनी। ठीक है, मुझे मेरी अम्मी ने कहा, अबू ने कहा, बहन भाइयों ने कहा, दोस्तों ने कहा, हाँ। मैंने नहीं छोड़े। मुझे 3 साल हो गए हैं, मैंने स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दी है, अपनी उससे छोड़ी है। और आपने क्यों छोड़ी? वो जो 3 साल पहले आपने छोड़ी, वो फैसला क्यों लिया और कैसे लिया आपने? बस मेरा दिल किया, मैंने छोड़ दी। मुझे सब लोग कहते रहे छोड़ दें, और मैंने छोड़ दी। जब मैं सिगरेट पीता था मुझे कुछ भी नहीं होता था, लोग कहते थे जी ये भूख नहीं लगती, भूख बहुत ज्यादा लगती है, नींद बहुत ज्यादा आती तो है। कोई नींद मुश्किल नहीं आती। पेश आई आपको छोड़ने में? जैसा पहले था वैसे अब हूँ। ये सब ऐसे ही हैं, ये बहाने बने हुए हैं कि जी ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता। इंसान खुद चाहे तो वो छोड़ सकता है। हाँ, इंसान खुद चाहे तो वो छोड़ सकता है। वो सही छोड़ बात। सकता है। विल पावर होनी चाहिए। कभी आपको बिल्कुल। वो तलब नहीं महसूस होती कि कुछ भाई भी नहीं होता मुझे। ये- हाँ, ये होता है कि जो स्मोकिंग करने वाले हैं उनसे मैं दूर भागता हूँ, वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, नफरत करता हूँ मैं उनसे। जबरदस्त, ओए होए, बेहतरीन ये तो अकबर बड़ा साहब, आप सीरियस गुड। हो गए हैं सर। शाबाश। नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अकबर साहब आपका जो जज्बा है वो बिल्कुल हाँ, ठीक है। और बाकी जो भी लोग सुन रहे हैं वो भी अकबर साहब से इंस्पिरेशन लें और सिगरेट छोड़ अकबर साहब दें। आप भी कहें, मैं चाहूंगी आप भी कहें, मुझ पे कोई दबाव नहीं है, मैंने अपनी भरपूर विल से जो मर्जी है से सिगरेट से कतई ताल्लुक ही बिल्कुल इख्तियार मैम किया। साहब, मैं यही कह रहा था कि अभी आपने अवैध साहब कोई लिए हुए थे, हाँ। तो वो ये कह रहे थे जी मैं आपकी वजह से छोड़ा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके दोस्त, आपके कुछ भी रिश्तेदार, रिलेटिव, कोई भी आपको कहे छोड़ दें, आप नहीं छोड़ सकते ऐसे। हाँ। जब आप खुद चाहेंगे फिर आप अभी। छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल फाइनल सही। फैसला कहते हैं आपका छोड़ने, अपना होता है। जी हाँ, छोड़ने के कहते हैं जी कि काम करने का कोई बहाना नहीं करने का। तो मिसाल की जिस तरह से है। हाँ, अगर आपने बहाने ही बनाने हैं तो फिर बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन अगर बिल्कुल। आप कोई काम करना चाहें तो बस फिर कोई बहाना नहीं होता, फिर आप वो काम कर जाते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बात है, ये है बिल्कुल, बात, ये सही जज्बा बात की है है। उन्होंने, अब भाई हम बिल्कुल। सबको पता है कि लाखों करोड़ों लोगों का इंतकाल होता है और लाखों करोड़ों लोग कैंसर में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन नहीं, हम अपनी मर्जी चलाएंगे और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और हम करते रहेंगे। बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह है, अगर आप घर में सिगरेट पी रहे हैं तो बच्चों को जो पैसिव स्मोकिंग की वजह से नुकसान होता है, पैसिव उसका कोई अंदाज़ा स्मोकिंग का मैं आपको नुकसान बताऊं, 7,333 एनुअल डेथ्स होती हैं लंग कैंसर की पैसिव स्मोकिंग से, कि जो लोग खुद भी नहीं कर रहे लेकिन किसी ऐसे के साथ रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं कि जो स्मोकिंग कर रहा है, तो उससे उनके लंग कैंसर कॉज होता है और 7,000 से ज़्यादा डेथ्स होती अच्छा, हैं। आप जो तंबाकू की फसलें हैं हमारे यहाँ पर, उनको भी ख़त्म करना चाहिए ना। उनको उगाने के लिए जो है वो लोग ज़ाहिर है वो फसलें लगाते हैं, भाई उनकी जगह आप बुनियादी जो खुराक है उसकी फसलें लगा लें। बिजनेस बिजनेस बना हुआ है तो जब माल बिजनेस बनाना बना हुआ है उसके अंदर पैसे मिल रहे हैं, तो जब पैसे मिल रहे हैं तो फिर लोग उसकी तरफ जाएंगे। ये प्रॉब्लम एक ऐसी है कि जिसको हुकूमत ही हल कर सकती है, क्योंकि बिल्कुल। आपने उसके ऊपर लगानी होगी पाबंदी। पाबंदी लगानी होगी, और फौरन जाहिर है ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, हर जगह इसके स्टेक्स हैं, हर बंदे का स्टेक इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ जी। है, तो उसको महंगा करें आप, उस पर टैक्सेशन इतनी करें जिस तरह बाहर के ममालिक में होता है, यूरोपीय ममालिक में होता है। उसकी खरीदो फरोख्त के जो कवानीन है वो इतने सख्त बनाएं कि 18 से नीचे का तो कोई बच्चा उसको लेकर ट्राई 18 करने से भी ऊपर का जाए। भी ना भाई ले। और खैर वो तो अब 18 की क्यों गेम भाई, ऊपर ही क्यों है। क्यों 18 वाला मरना चाह रहे हैं तो आप उसको खुदकुशी करने की इजाज़त देंगे क्या? अब मार्केट में नहीं अगर देंगे। बिकेगा तो उसका हक है कि तो वो भाई लेना हक चाहे नहीं तो ले है ले। ये। अगर हुकूमत को लेकिन चीज़ें रोकनी पड़ती हैं, रोकते ही यही रोकेंगे तो मसला है। मैं यही कह रही हूँ, रोकेंगे नहीं, एक और लेकिन कॉलर है जी, taxation मुबशिर साहब इतना हमारे करें साथ। उसको कि मुबशिर वो- साहब, अस्सलाम वालेकुम। रुकता कहाँ है भाई, कहाँ रुकता है? रोकना पड़ता है ना जी। कासिम साहब, और मैंने आज तो मुझे नहीं पता था कि ये नो स्मोकिंग डे है, अच्छा, लेकिन मैंने कल से ही डिसीजन की। अच्छा, क्या आप छोड़ देंगे? मेरे ख्याल में आज हाँ, आवाज़ सर कट रही आपको है आवाज़ आ रही है? बार हमें बार। आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन कट रही है, और फ़ोन की बीप ज़रा सुनाई दे रही है लेकिन हमें। देखो इन्होंने कल का इरादा अपना जाहिर किया, कर कि मैंने दिया, कल बिल्कुल। सोचा था कि मैं ये काम करूँगा। अब इनका भी इरादा जो है वो अच्छा है कि ये पूरा रहे और मुकम्मल तौर पर ये इस चीज़ के ऊपर अमल करते रहें। तो हमारे पास आवाज़ जो है वो इनकी मुनक़ता हो गई है, हमें आवाज़ नहीं आ रही है। अगर कोई और कॉलर हैं तो हमें बता दिया जाए ताकि हम उनसे बात कर लें, और फिर कासिम रज़ा साहब आप दोबारा से जो है वो कॉल कर सकते हैं, हमें बताएं अपना कि इरादा क्या था आपका और इस इरादे को अब आप कैसे पाया तकमील तक पहुँचाएँगे।
ये है बुनियादी चीज़। और जो अवैस बात कर रहे थे ना कि हुकूमतों को रोकना चाहिए, वो अब कैसे रोकना चाहिए, उसका भी तरीकाकार है। मिल गया मुझे, मैं देखा हो ना, वही जो शुरू में हम बात कर रहे थे, स्मोक फ्री एनवायरनमेंट। हाँ, स्मोक फ्री एनवायरनमेंट आपने बनानी है, उसके लिए न्यूजीलैंड की जो है गालिबन ये लेजिस्लेशन है जो मेरे सामने आई है, और वो है जी स्मोक फ्री एनवायरनमेंट्स एंड रेगुलेटेड अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1 जनवरी 2023 को जो है वो इन्फोर्स किया गया, वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ। और उसमें यह है कि 1 जुलाई 2024 तक जो है वो नंबर ऑफ रिटेलर्स को कम करने का इन्होंने एक प्लान बनाया। इसमें और भी बहुत सारे मेजर्स हैं जो कि ये लोग ले रहे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जो है बेसिकली वो अपने सेहत और अपने एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, स्मोक फ्री एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। और मुबशिर साहब ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुबशिर साहब बताइए, अपनी कहानी सुनाइए। सर, मैं सिगरेट पहले तो पीता था और बहुत खुशी से पीता था और बहुत इंजॉय करता था, लेकिन अब बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं। हाँ। और डांटते हैं आपको? पाबंदी लगी अब घर में बहुत ज्यादा, और फिर मुझे छोड़ने पड़े और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने छोड़ ही दिए। ये सिर्फ घर में ही आपने छोड़े या घर के बाहर भी छोड़े? नहीं, घर के बाहर भी छोड़ दिए। बच्चे अब इतने बड़े हो गए कि घर के बाहर भी नजर रखते हैं। तो आपके अंदर ये आदत आई कैसे थी? सर, बस दोस्तों के साथ कॉलेज में जब आए तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ दोस्त पीते थे, उनसे शुरू हुआ सिलसिला एंजॉयमेंट का, और फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते आदत बन गई। अच्छा, बस। और बेगम के कहने पर नहीं छोड़ा आपने, फिर बच्चों के कहने पे छोड़ा? तो ये तो आपसे अब... हाँ, बेगम के कहने पे नहीं छोड़ा, लेकिन बच्चे भी छोटे थे तो पीता था, लेकिन अब बड़े हो गए, अब तो बस छोड़ना ही पड़ा उनके कहने पे। चले, अच्छी बात है। देखिए ना, बच्चे भी नकल करते हैं, तो बच्चे भी अगर आपको देखेंगे तो उनके अंदर भी वो एक हिस्सा पैदा होगी कि अगर ये हमारा बाप ये काम कर रहा है तो शायद ये सही काम है, तो फिर वो उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मुबशिर साहब थे लाहौर से, हमें कहानी सुना रहे थे अपनी कि किस तरीके से उन्होंने सिगरेट छोड़ी बच्चों के प्रेशर में। कोई ना कोई प्रेशर होना चाहिए, कोई ना कोई कानून होना चाहिए। बिल्कुल जी। नासिर महमूद साहब हैं जी अलीपुर से। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? ठीक है सर, बताइए सर, आप अपनी कहानी सुनाइए। सर, कहानी कुछ इस तरह की, इसके बचपन में, आप तो माशाल्लाह 47 साल उम्र हो गई है, बचपन में सिगरेट पीता था कजनों के साथ। बचपन में? हाँ जी। बचपन में? जवानी में? ना जी ना, बचपन में। अच्छा। तो एक दिन ऐसे हुआ कि कजन बैठे हुए थे, हम सिगरेट पी रहे, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते, हम छोड़ सकते हैं। ठीक है। उनका ये फिक्रा मेरे दिल को लग गया और उस दिन के बाद से मैंने सिगरेट नहीं पी। अच्छा, बचपन में? ये बचपन की कहानी है? बचपन की कहानी है। तो अब मेरे कजन वो आज भी सारी पी रहे हैं सिगरेट, 50 साल उम्र हो गई हमारी। अच्छा, और उन्होंने छोड़ी नहीं, बातें कर ली थी बस बातें कर रहे हैं वो अभी तक। अरे क्या बात है, जबरदस्त। तो आपको कभी वो फीलिंग नहीं हुई महसूस, जिसको कहते हैं ना कि तलब महसूस होना, या ऐसा लगना कि भाई कोई चीज मिसिंग है जिंदगी में से? नहीं, ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ मुझे। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुश्किल भी नहीं है आपको सिगरेट छोड़ने में? जी, कोई मुश्किल भी नहीं हुई सिगरेट छोड़ने में? नहीं, मुझे मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि बचपन था, अभी शुरू ही कर रहा था मैं। अच्छा, फौरी तौर पर सद्देबाब हो गया ना उसका, वरना अगर लत लगती तो मुश्किल है। हाँ, बस कजनों ने मुझे ताना दिया कि अब आप पक्के हो गए, अब नहीं छोड़ सकते आप। मैंने कहा भाई मैं छोड़ रहा हूँ, अब आप पिएंगे सारी जिंदगी। तो वो पी रहे हैं, मैं छोड़ दिए मैंने। देखिए, छोड़ने वाला होता है ना, वो छोड़ देता है, ये है असल बात। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, और सही बात की उन्होंने। अगर आप कोई काम करना चाहें वो कर सकते हैं। और आखिर में मेरी एक दरख्वास्त है कि आप ज़रा स्मोक फ्री एनवायरनमेंट्स रेगुलेटेड अमेंडमेंट एक्ट पढ़ें, और आपको मज़ा ना आया कि क्या क्या मेजर्स लिए हुए हैं, किस तरीके से डिस्करेजमेंट हुई हुई है कि खुली सिगरेटें मिलेंगी तो वो किस शक्ल में मिलेंगी, और बैक बॉक्स मिलेगा तो वो कितने का होगा, क्यों लिखा गया है, सारी इंसान की साइकोलॉजी, किस तरह से वो किसी चीज़ की तरफ माइल होता है, किस चीज़ से उसको रोकना है। बेसिकली देखने से किसी को पीते हुए सिगरेट क्या वो माइल हो जाता है? ये हमारी हुकूमत को चाहिए, अल्लाह का वास्ता है, ये आप पढ़ें और आप देखें कि इस मुल्क को फ़ायदा ना हुआ तो फिर पैसे वापस। चलो जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन। स्मोक फ्री एनवायरनमेंट की तो बात कर ली, अब ज़रा डाकू फ्री एनवायरनमेंट की बात करते हैं जी। फयाज यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, हमारे नुमाइंदे, और हमें बता रहे हैं कि कच्चे के इलाके में जो डाकुओं के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा था उसकी क्या सूरत हाल है। जी फयाज यूनुस साहब बताइए। सोशल मीडिया पर शहरियों को सस्ती चीज़ें फ़रोख्त कर झांसा देने वाले कच्चे के डाकू शहरियों को अगवा करके क्या सलूक करते हैं, और इस वक्त डाकू पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, तो पुलिस की क्या हिकमत अमली है, आइए जानते हैं। इसी इलाकों में हम ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सारे डाकुओं की हलाकतें हुई हैं, कोई 9 डाकू यहाँ पर मारे गए हैं और बहुत सारे जख्मी भी हुए हैं। ये वो इलाके हैं जो पहले यहाँ पर कोई नहीं आया करता था। यहाँ पर जो ब्रिज का काम है ये बिल्कुल सस्पेंडेड था, ब्रिज का काम भी हो रहा है, डाकुओं के साथ लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। पहले से कुछ हालात बेहतर हो गए हैं, अब यहाँ पे डकैती वगैरह कम होते हैं इस इलाके में। काम तो कर रही है ना पुलिस, डाकू है ना, काम चल रहा है।
इंशाल्लाह पुलिस की कामयाबी होगी। या तो 15 बंदे आते हैं या 16 बंदे आते हैं। ट्रैवलिंग के लिए छोटी छोटी बाइकें हैं इनके पास, ज़मीनों के बीच से गुजार के फिर वो छुपा देते हैं, फिर आगे अटैक करते हैं, फिर वो गाड़ियों पे चले जाते हैं। कच्चे के रिहायशी अफराद कहते हैं कि उनके बुनियादी मसाइल भी हल किए जाएं। यहाँ पर सड़कों के साथ साथ स्कूल, मदारिस और अस्पताल भी बनाए जाएं ताकि उनके बच्चे अच्छे रोजगार के साथ साथ अच्छे माशरे का भी हिस्सा बन सकें। कैमरामैन तला बख्तियार के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज़, कराची। तो इसीलिए देख लें, ऑनलाइन सस्ती चीज़ें बेचने वाले मामला गड़बड़ हैं। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई झांसे मिले, ऐसी कोई चीज़ दुनिया में सस्ती नहीं मिलती भाई जी, हर जो चीज़ कीमत होती है कीमत उसी की होती है। बिल्कुल। अभी मैं एक एसी खरीदना था, आपको मैं बताऊं इंटरनेट पे क्या फ्रॉड चल रहा है। बिल्कुल नए ब्रांड न्यू एसी की कीमत आपको वो लिख के देंगे जी 40,000 रुपये में ले लें। ठीक है। अच्छा 40,000 रुपये में आप सोचते हैं एसी कैसे मिल रहा है, जो 2 लाख रुपए का एसी है वो 40 में कैसे मिलेगा। अब हमने कहा चलो फ़ौरन, मैंने तो फ़ोन किया भाई। अब फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हम फ़लाने शहर में फ़लाने गाँव में इधर कहीं है और जी मस्जिद का एसी है ये, तो हमने लिया था, मस्जिद का हॉल बड़ा है, आप जो है वो ले लें हमसे। तो अच्छा तो देखूंगा कैसे मैं, इधर देखने की क्या बात है, सही चल रहा है, आप बस हमें पैसे भिजवाएं आधे, हम आपको भेज देंगे। उसके बाद पब्लिक जो आधे पैसे भिजवाती है फिर वो ज़िंदगी ढूंढती रहती है उन लोगों को, बाकी पूरे भी भिजवाने हैं जी। सारे मसाइल जो है ना, फिर हम कहते हैं हमारे हुक्मरान करप्ट है। अरे भाई ये आवाम की बात बता रहा हूँ जो इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह की रहमत होनी चाहिए इस बिल्कुल। ये जो ओले बरस रहे हैं, ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं, ये कुछ तो है ना, कुछ तो है कि अल्लाह बार बार झंझोड़ रहा है, झटके दे रहा है, बता रहा है। सबक कहाँ सीखते हैं। और जाहिर है मतलब इस कौम को तो वैसे ही चाहिए कि थोड़ी सी शर्म खा ले। ये ज़रूर है कि इस कौम पर वो वाले उस लेवल के अजाब या उस तरह की चीज़ नहीं उस तरह से आएगी, लेकिन ये है कि सही करेंगे ये बार बार का ये जो रियलिटी चेक्स हैं ये हमें मिल रहे हैं अगर हम देखना चाहें तो जी। अच्छा आपको, चूँकि आप तो बिज़ी थी वीकेंड पर, मैं एक जगह गया था, बड़ी ज़बरदस्त तकरीब थी। उस तकरीब का अगर आप चाहें तो मैं हवाला आपको बताएं क्या किसकी तकरीब थी, कहाँ थी, क्या हुआ उसमें। वो तकरीब बुनियादी तौर पर थी जनाब ज़ियामुद्दीन साहब, जो कि पाकिस्तान के मशहूर अदाकार, हिदायतकार, सदाकार, और उनका इंतकाल हुआ इस साल। तो उनकी याद में एक तकरीब मुनक्किद की गई थी और वहाँ पर एक उनका शागिर्द था, उसने उन्हीं के अंदाज़ में कुछ पढ़ंत, जिसकी वजह से ज़िया साहब मशहूर थे, तो वो नमूने पेश किए पढ़ंत के। और एक आजकल एक बड़े अच्छे मशहूर गुलकार हैं, यंग गुलकार हैं जनाब ज़ीशान अली साहब, गज़लें उनकी बगैर बहुत चल रही हैं सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने कुछ गज़लें वगैरह गाई थी। तो एक ये तकरीब थी, तो इसका अहवाल ज़रा दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल। 13 फरवरी 2023 को इस दुनिया को अलविदा कहने वाले ज़िया मुहियुद्दीन की तहदार शख्सियत की परतें खोलते जाएं तो हर कदम पर एक मुनफरिद तख्लीकी इंसान नमूदार होता है। वो आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार, गैर मामूली सदाकार और बासलाहियत हदायतकार थे। उनकी आवाज़ में एक सहर था जो बेजान अल्फाज में रूह फोंक देता था। ज़िया मुहियुद्दीन की याद में इस्लामाबाद में एक तकरीब हुई जिसमें उनके फ़न को खराज तहसीन पेश किया गया। नौजवान गुलकार ज़ीशान अली की गुलकारी ने शुरका को अपने सहर में ले लिया। एंकर पर्सन अवैस मंगलवाला ने अपने उस्ताद ज़िया साहब की पढ़ंत के नमूने किए। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है। तकरीब के दौरान खानज़ादा असफंदियार की तरफ से कथक रक्स भी पेश किया गया। ये भरपूर महफिल इस अहद का इजहार थी कि ज़िया मुहियुद्दीन को कभी नहीं भुलाया जाएगा और वो हमेशा पाकिस्तानी कौम के दिलों में बसते रहेंगे। क्या बात है भैया, आपने बड़ा एंजॉय किया महफिल को। ये जो पढ़ रहे थे हजरत, ये जो उनके शागिर्द भी हैं ज़िया साहब के, मुझसे कितनी मिलती थी। हाँ, इनका नाम इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि इनका क्या नाम है। ऐसे वो आया था लड़का, मैंने पूछा उससे, उसका भी नाम उवैस था। अच्छा मंगल भी कुछ है रिलेटेड उसका। अच्छा वो भी है कहानी उसकी। तो बस वो फिर मिल गया, मैंने कहा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने कहा लड़के तुम्हारे अंदर मुझे टैलेंट नजर आया, मैं तुम्हें अपने प्रोग्राम में जगह दूंगा। तो फिर मैंने कहा पैकेज बनाओ इस लड़के का, अच्छा लड़का है। लेकिन ज़िया साहब की क्या ही बात है वाकई, और एक बड़ा लॉस। कुछ ऐसे चेहरे होते हैं और कुछ ऐसे जहन होते हैं कि हर फील्ड की वो मिराज होते हैं, और वो जब ना रहें दुनिया में तो वो उस पूरे मुल्क के लिए एक बड़ा, मतलब मैं तो उसको कहती हूँ सानहे से कम नहीं है। पाकिस्तान तो खैर मतलब पाकिस्तान से तो उनका ताल्लुक, लेकिन बर्रे सगीर में भी उन जैसा कोई नहीं था। दुनिया भर में सदाकारी में उन जैसा काम किसी ने नहीं किया। बिल्कुल।
तो नाज़रीन एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब हम दोबारा वापस आएंगे तो एक और बहुत ही ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवानी है। आपसे मिलेंगे हम एक छोटे से वक्फ़े के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। पाकिस्तान ने कुछ ऐसे लोगों को जन्म दिया है कि जिनका नाम दुनिया में जाना जाता है और उनका काम भी दुनिया में माना जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसी जो यूँ कहिए कि इसी राह पर चलते हुए ऐसे लोग कि जिन्होंने अपना नाम भी बनाया और पाकिस्तान का नाम भी दुनिया में रोशन किया। फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे राइटर और एक ऐसे हिदायतकार को आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है कि जिसका जब हम नाम लेंगे आपके सामने समझ आ जाएगी आप, तो आप खुश हो जाएंगे, आप कहेंगे भाई वाह क्या कमाल कर दिया जी। और आप सारे उस मतलब वो एक एरा होगा पूरा जिधर से आप गुजरेंगे ये सेगमेंट देखते हुए। आपको मुख्तलिफ फिल्में याद आएंगी, मुख्तलिफ हीरोज़ याद आएंगे, मुख्तलिफ हीरोइनें याद आएंगी। वो सारी इनकी जो है वो जिसको कहते हैं कि मरहून मिन्नत रहे हैं, और इन्होंने बेसिकली पाकिस्तान का जो इमेज प्रोजेक्ट किया है दुनिया में उसमें बड़ा अहम किरदार जो है वो जनाब सैयद नूर साहब का। सैयद नूर साहब पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ मुसन्निफ़ और हिदायतकार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और ये हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप हमारे शो में आपका आना हुआ। नहीं जी, ये तो हमारे लिए बल्कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जब आप बुलाएंगे तब तक हम आएंगे तब तक। सर अच्छा, अब आज हमने आपसे जो है ना वो जो सबको पता है आपने कितनी कमाल फिल्में बनाई और कितनी कमाल फिल्में लिखी हैं, आज आप हमें ज़रा गौर सिखाएं कि कामयाब मुसन्निफ़ और हिदायतकार कौन होता है और ऐसा बनने के लिए ये बेसिकली आप पूछ ही रहे हैं सैयद नूर कैसे बना जाए। सैयद नूर कैसे बना जाए, गुर क्या है? पहला गुर तो ये है जो हर फील्ड में उसका इस्तेमाल होता है और वो होता है पैशन। अगर आपके अंदर पैशन है, शौक़ है, सीखने का कोई अमल है, हाँ। जो कि आजकल दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से ना राइटर पैदा हो रहे हैं ना डायरेक्टर पैदा हो रहे हैं, वो तो शॉर्ट कटर्स हैं। और शॉर्ट कटर्स जो है वो कभी कामयाबी वक्ती तौर पे मिल जाती है लेकिन लॉन्ग रन नहीं चलती। तो मैं ये देखता हूँ फिल्म पढ़ाई जा रही है, बड़ी कोशिशों से हमने ये शुरू कराया था मसला पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुगीथ साहब के ज़माने में, फिर तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाने लगी फिल्म, और 16 साल हो गए, 15 साल इस बात को। लेकिन आप ये देखें कम से कम 70-80 बच्चे तो ग्रेजुएट होकर निकले फिल्म में, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो डायरेक्टर बन के सामने आया हो। हाँ। वो किस लिए? इसलिए कि वो डिग्री लेते हैं और वो जाके जॉब कर लेते हैं, जाके कहीं प्रोडक्शन हाउस में हो जाते हैं, टेलीविज़न पे हो जाते हैं, लेकिन जो पैशन है काम का वो नहीं है। हमने 5 साल असिस्ट किया बग़ैर किसी पैसे के, बग़ैर किसी फैसिलिटीज़ के, पैदल हम जाते थे स्टूडियोज़। मैं नहीं, मेरे साथ और भी लोग थे, तो पैदल हम घर आते थे, लेकिन शौक़ था सीखने का। हाँ। तो ये शौक़ ख़त्म हो गया है, पैशन ख़त्म हो गया है, और यही रीज़न है कि आपको ना अदब में कुछ लोग नज़र आते हैं, ना शायरी में, ना कहीं, ना फिल्म में, तो ख़ास पे बहुत अरसा हो गया। अभी एक बच्चा आया, उसने बहुत कामयाबियां समेटी हैं, बिलाल लिशारी जी, बिल्कुल बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा पैशन के साथ काम किया। कराची के 1-2 लोग हैं, नदीम हैं और लोग हैं, तो उन्होंने बहुत पैशन के साथ काम किया। लेकिन बाकी मैं ये देखता हूँ, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो कराची है, चाहे वो कुछ कहीं भी है, लोगों को शौक़ नहीं है, लोगों का जुस्तजू नहीं है, सोचते नहीं हैं, कुछ करने का अहद नहीं करते कि हम ये कर गुजरेंगे। तो अपने अंदर मेहनत की लगन और पैशन का बहाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल पैशन बड़ा ज़रूरी है, लेकिन माहौल मिलना भी बड़ा ज़रूरी है। अब सैयद नूर साहब, आपका ताल्लुक़ मिसाल के तौर पे एक बड़े रिवायती मजहबी घराने से था, तो फिर आप जब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आए थे तो ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? नहीं, चैलेंज तो देखिए, मैं अपने शौक़ की खातिर आया था, और शुरुआत में तो मुखालफत
होती है, लेकिन मुखालफत बराए मुखालफत होती है। देखिए फिल्म, जितना फिल्म इंडस्ट्री को मैंने करीब से देखा है और जितना अच्छा पाया है मैंने किसी इंडस्ट्री पे नहीं पाया। बहुत अदब लिहाज होता है फिल्म इंडस्ट्री में, रहा है। जितने हमारे सीनियर्स रहे हैं, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो राइटर्स हैं, उनमें बहुत लिहाज, अदब, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, टांगे खींचना नहीं होता था। तो यही रीज़न है कि मैं 5 साल के बाद राइटर बन गया। ट्रेनिंग मेरी डायरेक्शन की थी एस सुलेमान साहब के साथ, मेरे उस्ताद मोहतरम। तो मैं राइटिंग मुझे शुरू से ही था, लेकिन पढ़ने के ज़माने में मैं राइटिंग करता था। तो वो जब वो टेक्निक सीखी, टेक्निक कुछ समझ में आई, फिल्म कैसे बनती है, कैसे होनी चाहिए, कुछ समझ में आया, तो मैंने एक स्क्रीन प्ले लिख लिया। वो स्क्रीन प्ले हिट हो गया। 76 में वो फिल्म रिलीज़ हुई, सोसाइटी गर्ल। तो मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिली और मैं उस वक्त के तमाम जितने भी बड़े डायरेक्टर्स थे उनका वो मैं फेवरेट राइटर। उस वक्त गालिबन आपकी उम्र कोई तकरीबन 23-24 साल थी जब आपको सोसाइटी गर्ल फिल्म के लिए अवार्ड भी मिला था। हाँ जी, नहीं मेरी उस वक्त 26 साल, इसलिए कि 20-21 साल की उम्र में मैं आया था। 5 साल मैंने असिस्ट किया। तो 76 में वो फिल्म रिलीज़ हुई थी और थैंक गॉड कि वो उसको कामयाबी मिल गई और मेरे रास्ते खुल गए। लेकिन मैंने उन रास्तों पे बहुत मेहनत की, रात दिन एक किया। एक वक्त में मैं 40 फिल्में लिख रहा होता था, रात दिन जागता था। मैंने डिवाइड कर लिया था स्क्रिप्ट्स को कि कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है। तो अल्लाह ने कामयाबी दी और 250-300 फिल्में लिखने के बाद जाके 93 में फिर डायरेक्शन शुरू की। मैंने कहा भी अब जो ट्रेनिंग ली है उसका भी तो काम होना चाहिए, उसका भी तो फ़ायदा उठाना चाहिए। देन आई स्टार्टेड डायरेक्शन 1993 सही में। क्या बात है। लेकिन डायरेक्शन में भी आप रिस्क टेकर के नाम से बेसिकली जाने जाते हैं। आप रिस्क लेते थे, आपने अक्सर नए चेहरों को अपनी फिल्मों में चांस दिया, उनको मुतारिफ कराया और वो बड़े बड़े आर्टिस्ट बने। तो ये रिस्क टेकिंग का हौसला कहाँ से आता है किसी शख्स में? ज़ाहिर है सरमाया लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, डूब गई अगर, क्या वजह होती है ये रिस्क लेने की? देखिए मैं ये समझता हूँ कि फिल्म खुद एक रिस्क है। फिल्म बनाना ये वाहद काम है जो बहुत रिस्की है, आपको नहीं मालूम होता। अंधेरे में बनती है, अंधेरे में चलती है, अंधेरे में लोग पसंद नापसंद करके उसको निकल जाते हैं। तो मैं चूँकि इतना काम कर चुका था, मुझे एक एक्सपीरियंस था। तो ये वो ज़माना था 93 जब सुल्तान रईस साहब का एक धाक बैठी हुई थी। उनके बगैर फिल्म नहीं बनती थी, पंजाबी फिल्में बनती थी, उर्दू फिल्में कम बन रही थी। नदीम साहब भी पंजाबी फिल्म करना शुरू हो गए। तो बहुत ये सिलसिला चल रहा था। लेकिन मैंने सोचा मैं उर्दू फिल्म बनाऊंगा। मुझे सब ने मना किया, उन्होंने कहा जी ना करें आप, ये नहीं चलेगी क्योंकि आज का ज़माना जो है ना वो पंजाबी का है। मैंने कहा कुछ भी है, मैंने उर्दू फिल्म बनानी। तो मैंने कसम बनाई थी पहली फिल्म, दूसरी जीवा और तीसरी सरगम। वो तीनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई और उधर से मैडम शमी मारा ने मुंडा बिगड़ा जाए और वो बनाई। तो एक फ़िज़ा कायम हो गई। और ये वही दौर है जब उर्दू फिल्में बहुत कामयाब हो रही थी। तो उर्दू फिल्मों का दौर आ गया। पंजाबी डायरेक्टर्स भी जो थे वो भी उसमें उर्दू फिल्मों की तरफ आ गए। जब हर तरफ उर्दू फिल्में बनना शुरू हुई तो मैंने सोचा मुझे पंजाबी बनानी चाहिए। तब जाके फिर मैंने पंजाबी चूड़ियाँ बनाई, मेहंदी वाले हाथ बनाई। और वो सब कमाल फिल्में। फिर उर्दू पंजाबी बनती रही, कभी उर्दू कभी पंजाबी, कभी उर्दू कभी पंजाबी। सही। अच्छा, आपने जिक्र किया वो फिल्म जो थी आपकी सरगम, वो भी बड़ा रिस्क था। मतलब म्यूजिकल फिल्म, मतलब फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जा रही थी, आपने म्यूजिकल फिल्म बनाई, कमाल रिस्क लिया ये भी आपने। अभी देखें जो सरगम थी उसमें अदनान सम्मी को इंट्रोड्यूस कराया था। तो मेरी वो फिल्म की कहानी जो थी वो एक बर्गर बच्चा, बहुत अमीर बच्चा जो क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहता है। तो
वो मैं सोचूं किसको लूं, कभी मैं कोई हीरो सोचूं, कभी कोई सोचूं, कभी नया, कभी, लेकिन मुझे समझ में ना आए। तो अदनान समी को मैंने देखा हुआ था कि वो कीबोर्ड बड़ा अच्छा बनाते हैं, म्यूज़िक को समझते हैं, सुहेल राना साहब के शागिर्द रहे हैं वो। तो मुझे अचानक उनसे मुलाकात होगी तो मैंने उनको कहा फिल्म में काम करोगे? तो उन्होंने कहा जी मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कहा जी वो छोड़ें, आप एग्री हों कि आप काम करेंगे, गाना गाएंगे? गाना भी कोई नहीं गाया हुआ था उन्होंने। तो कहने लगे मेरे फादर से बात कर लें आप। तो उन दिन वो कनाडा में होते थे, उनके फादर एम्बेसडर थे, उन दिनों आए हुए थे इस्लामाबाद। मैं जाके मिला उनसे, मैंने कहा जी इस तरह मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, सब म्यूज़िकल फिल्म और डिफरेंट फिल्म है और मैं अदनान साहब को लेना चाह रहा हूँ। तो पहली बात उन्होंने की आप मजाक कर रहे हैं, ये हीरो बनेगा? मैंने कहा मेरा हीरो यही है। ठीक है, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आप करें। अब उनको ले लिया मैंने। अब मैं सोचूं मैं हीरोइन किसको लूँ, कभी किसका सोचूं, कभी किसका सोचूं। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही हिना देख ली राज कपूर साहब की, जिसमें ज़ेबा बख्तियार साहबा थी। मैं बॉम्बे पहुंच गया अपने एक दोस्त के साथ, जाके ज़ेबा जी से मिले, उनसे बात की कि जी मैं इस तरह फिल्म बना रहा हूँ, म्यूज़िकल फिल्म है, आप काम करेंगी? उन्होंने कहा मैं यहाँ पर बहुत बिज़ी हूँ इंडिया में, और लेकिन ये है कि वैसे भी पाकिस्तानी फिल्म नहीं मैं करती, मैंने अभी की भी नहीं कोई। मैंने कहा मेरे कहानी सुन लें, फिर अगर आपको अच्छा लगे तो फिर बता दीजिएगा। हाँ बताइए। मैंने कहानी सुनाई तो पहला उनकी जो बात थी वो ये थी कि साउंड इज़ वेरी गुड। मैंने कहा अगर ऐसा है तो फिर आप करें। पूछने लगी हीरो कौन है? मैंने कहा एक पार्ट में नदीम साहब है, एक पार्ट में अदनान समी है। मैंने अदनान समी कौन है? मैंने उनको बताया कि इस तरह कीबोर्ड बजाते हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं और वो ये। तो वहाँ मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा हर बंदा मुझे डरा रहा है, आप मुझे मत डराइएगा कि वो बहुत मोटा है और वो हीरो नहीं लगता और ये वो फलाना। कहती क्यों, क्या मोटे लोग इश्क नहीं करते? आपको लेना चाहिए उनको। और यूँ अदनान समी बिकम ए हीरो। जब फिल्म ख़त्म होती थी मोटू 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 हर बंदा, और वो बहुत उसमें अच्छे लगे थे उसमें। क्या बात। लेकिन वो कमाल हिट फिल्म थी सर, सुपर हिट फिल्म थी, क्या कमाल गाने थे। अच्छा मुझे एक बेसिक बात का एहसास हो गया है सर कि आपने हमेशा नए लोगों से मुलाकात की है, हमेशा आपने नए लोगों को चांस दिया है, तो मेरा ख्याल है मुझे भी आपसे मुलाकात करनी पड़ेगी। शिफा से भी मुलाकात करवाता हूँ मैं आपकी, हो सकता है इनके अंदर आपको कोई हीरोइन नजर आ जाए, मेरे अंदर कोई हीरो नजर आ जाए आपको। अच्छा ऐसे है, देखें हीरो सबके अंदर मौजूद है, एक्सप्लोर करने की बात है। हर बंदा एक्टर बन सकता है, हीरो बन सकता है। और हीरो, अब हमें उस दौर से निकल आना चाहिए कि हम हीरो उसी को कहते हैं जो लड़की के पीछे गाने गाता है या रोमांस करता है, उसको हम हीरो बोलते हैं। जबकि दुनिया में जो मेन कैरेक्टर होता है जिस पे स्टोरी बेस करती है, चाहे वो 80 साल का है, चाहे 70 साल का या 50 साल का, वो हीरो है। तो आप, मुझे नहीं मालूम आपकी क्या एज है। तो सर एज भी ज़्यादा है लेकिन जज्बा भी ज़्यादा है, तो बस इस हिसाब से देख लें। अच्छा ज़रूर जी, आवाज़ थोड़ी ज़रूर। आप जब भी लाहौर आए मुझे बताइए बस, और हम मिल बैठेंगे और मैं कुछ ना कुछ ज़रूर डेफिनेटली करूँगा। मुझे तो ऐसे लोग, पैशनेट लोग बहुत पसंद हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनका जो पैशन है वो ख़त्म हो जाए और वो एक आम से लोग बन जाए। नहीं, आज जिनका पैशन है वो बड़े ख़ास लोग होते हैं, और ख़ास लोगों को सपोर्ट होनी चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उनके साथ अपने काम को शेयर करना चाहिए। चलो जी, डन हो गया जी, ज़बरदस्त, ये तो काम हो गया। लाहौर जाके मुलाकात करनी है मुझे। चले फिर अब आप निकलें, फिर बाकी मैं सैयद साहब से बात कर लेती हूँ, आप चल पड़े। तो बात ये है कि जी जो अभी बात की हमने कि बाहर की फिल्मों में हीरो का तस्वुर बिल्कुल चेंज हो गया है, भारत में भी हीरो का तस्वुर चेंज हो गया है, कैरेक्टर रोल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हम कब उस रास्ते पर जाएंगे? हाँ नहीं, हम जा चुके हैं। मैंने अभी यही बात की है आपसे कि अभी हमें अपने जो स्क्रीन प्लेस हैं वो चेंज करने पड़ेंगे और कैरेक्टर्स चेंज करने पड़ेंगे। कैरेक्टर की एज को देख के आप ये ना समझें कि भी अब यही इसी पे बेस करनी है गानों वानों पे और लड़की और लड़कों पे। नहीं, अब हमें
बहुत चेंज की ज़रूरत है, स्क्रिप्ट ख़ास तौर पे, और बुनियाद ही अगर चेंज होगी तो फिल्म चेंज बनेगी। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही है। सही अच्छा सैयद नूर साहब, ये बताएं कि आप पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर किसी को स्टडी करके और किसी के काम से इंस्पायर हुए मुसन्निफ भी बताइएगा और हिदायतकार दोनों का बताइएगा। देखिए, मैं बताऊं, ये हमारे मुल्क में है कि मुसन्निफ जो राइटर है या इंडिया में कि वो इंडिपेंडेंटली वो फिल्में लिखता है और ये करता है। मोस्टली जितने भी डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो हॉलीवुड के हैं चाहे वो कहीं के हैं, अगर वो हिमसेल्फ राइटर हैं तो बहुत अच्छा है। मोस्टली वही लोग कामयाब है। जेम्स कैमरॉन को ले लें, स्पिलबर्ग को ले लें, ये खुद अपना स्क्रीन पर ले लें, सिल्वेस्टर स्टैलोन को ले लें, इन्होंने अपने खुद स्क्रिप्ट लिखी और कामयाब फिल्में बनाई। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं तो हर उस स्क्रीन प्ले से मुतासिर होता हूँ जो मुझे इफ़ेक्ट करता है, मुझे देख के मेरे ऊपर अपनी एक कैफियत तारी कर देता है। तो पहले हम देखा करते थे रियाज शाहिद साहब को, अली सुफियान आफाकी साहब को, हज़ी कादरी साहब को, ये अहमद राई साहब को, ये आगा हसन इम्तिसाल साहब, ये बशीर नियाज साहब, ये बहुत अच्छे राइटर्स थे। आज के दौर में भी अच्छे राइटर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मसला सिर्फ एक आ रहा है, टेक्निक है। टेक्निक नहीं है उनके पास। फिल्म की टेक्निक, एक स्क्रीन प्ले के लिए टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है। तो वो टीवी की राइटिंग से अगर वो कन्वर्ट होंगे फिल्म की राइटिंग में तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है उनको कुछ वक्त लगेगा अपनी गलतियों से सीखने। अच्छा, अगर सर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो कौन से ऐसे डायरेक्टर्स ऐसे हैं जिनको आप पसंद करते हैं? डायरेक्टर्स देखें, फिल्म पहले तो हम विलियम वायरर टाइप के जो डायरेक्टर थे उनको पसंद करते थे। इंडिया में नितिन बोस थे, वो थे मुगल आज़म के आसिफ साहब थे, फिर जिन्होंने अंदाज और ये फिल्में बनाई वो थे राज कपूर साहब थे, ये सब थे। और हमारे मुल्क में खलील कैसर साहब थे, अनवर कमाल पाशा साहब थे, उनके बाद खलील साहब के बाद रियाज शाहिद साहब थे, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर। फिर नजरुल इस्लाम साहब आ गए, फिर मेरे उस्ताद सुलेमान साहब ने बेहतरीन फिल्म्स उन्होंने बनाई और इन सब से सीखा। इन सब से इनके देखिए सीखने का अमल सबसे ज़्यादा ये है कि आप सुकून से बैठें और उनके काम को देखें, बार बार देखें, आपको समझ आएगी। आप ये सोचें कि ये शॉट क्यों इन्होंने इस तरह लिया है, ये एग्जीक्यूशन जो है इस तरह क्यों नहीं है। जब आप इस तरह क्यों नहीं है तो आप सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि नहीं ये ऐसे ही होनी चाहिए। मसूद परवेज़ साहब का नाम मैं भूल गया, बेपनाह फिल्में उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई। तो बिल्कुल बड़े बड़े नाम है सर, ये बड़े नाम है। अच्छा, आपका जो बुनियादी तौर पर काम है वो ज़्यादातर रोमांटिक फिल्मों के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन एक फ़िल्म जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद है वो आपने लिखी थी, उसका नाम था उस्तादों के उस्ताद। इस कदर कमाल फार्सिकल कॉमेडी और इतना इन्जॉय किया मैंने उस फिल्म को देखकर, मज़ा आ गया था सर। जावेद फाजिल साहब उसके डायरेक्टर थे और बहुत अच्छी फिल्म थी। और उस ज़माने में 3-4 कॉमेडी फिल्म्स बनी थी, उस्तादों के उस्ताद, हमसे ज़माना, वो हाँ। शिवा और नेपाल में जाके बनाई, नदीम साहब उसमें थे। तो इस तरह करके डिफरेंट फिल्में बनती थी। अब तो समझ में नहीं आता कि जॉनरा ही समझ में नहीं आता कि क्या है। हाँ, लेकिन यह है कि अदाकार और अदाकाराएं आपको समझ में आती हैं। और मैं इसी हवाले से अब आपसे पूछना चाहूँगी कि इन दोनों में आपको किसने मुतासिर किया, जिसको कि आप कहते हैं कि इनको आप स्क्रिप्ट दे दें और फिर भूल जाएं ये लोग कमाल कर देंगे? नहीं, ये अदाकार जितना बड़ा मर्जी हो, जितना बड़ा मर्जी, उसको डायरेक्शन की ज़रूरत ज़रूर है, डायरेक्टर की कमांड की ज़रूरत ज़रूरी है। अभी ये देखें ना, आप बड़े से बड़े डायरेक्टर्स को देख लें, कुछ फिल्मों में जो अच्छे डायरेक्टर्स के साथ हैं वो बहुत अच्छे नज़र आएंगे, लेकिन बाकी फिल्मों में वो अच्छे नज़र नहीं आएंगे। अगर वो हिमसेल्फ बहुत अच्छे हैं तो उनको हर जगह अच्छे नज़र आना चाहिए। अब नज़रुल इस्लाम साहब ने नदीम साहब के से जो काम लिया वो दूसरे डायरेक्टर से नहीं लिया। परवेज़ मलिक साहब ने जो काम लिया वो दूसरे डायरेक्टर से नहीं लिया। अब ईशान की आप फिल्में उठा के देख लें, जो मेरी फिल्में हैं वो डिफरेंट हैं। बाकी फिल्में जो हैं वो जैसे वो फरमाते हैं कि मैंने किचन के लिए की हैं या मैंने अप्लाइज किया है, वट एवर,
लेकिन जिन फिल्मों में परफॉर्मेंस है, आप संगम देखें उनकी, हाँ क्या परफॉर्मेंस है। और फिर वो देखें घूंघट, फिर आप डाकू रानी, फिर आप मजाजन, बस सब में डिफरेंट उनकी परफॉर्मेंसेज है, डिफरेंट शेड है। डायरेक्टर संगम मुझे बहुत पसंद है, तो संगम में बल्कि उनका कम बैक वहीं से हुआ, संगम और घूंघट से, जब वो छोड़ के चले गए थे फिल्म इंडस्ट्री और उनको मनहूस करार दे दिया गया। हाँ, वो भी एक वक्त था, बिल्कुल। लेकिन फिर उनका कमबैक भी हुआ सर। अच्छा सर, फाइनली सर, आप आजकल किन चीज़ों पर काम कर रहे हैं? आने वाले वक्तों में क्या हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, क्या देखेंगे? देखिए, मैं तो फिल्म का आदमी हूँ, फिल्में बनाता रहूँगा जब तक हिम्मत और ताकत है। लेकिन मसाइल कुछ यूँ हैं कि अब फिल्म बनाना बहुत महंगा हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। पहले ये था कि फ़िल्म का बजट कम होता था और फिल्म सेल हो जाती थी, सर्किट से पैसे आ जाते थे, मुख्तलिफ़ शहरों से पैसे। अब टोटली आपको अपनी जेब से लगाना पड़ते हैं, तो रिस्की भी बहुत हो गया है। तो रिस्की इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया, आप समझेंगे कि जिस स्क्रीन पर, जिस सिनेमाज पे मैं फ़िल्म बना के लगा रहा हूँ, वहाँ अंग्रेज़ी फ़िल्म भी लग रही है, हिंदुस्तानी फ़िल्म भी लग रही है, और वहाँ मेरी भी लगेगी। और मेरी फिल्म अगर टेक्निकली उनके बराबर नहीं या उनसे ज़्यादा नहीं, तो करीब करीब होनी चाहिए, ताकि वो फ़र्क ना लगे। और ये फ़र्क मिटाने के लिए आपको बड़ा बजट चाहिए, बड़े पैसे चाहिए। मौला जट की कामयाबी हमें फ़ख्र है उस पर। उसकी रीज़न यही है कि मौला जट ने उनको बीट किया है और मौला जट ने उनसे आगे बढ़ के अपने आप को पेश किया है, और इसीलिए उसको दुनिया में पसंद भी किया गया। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सैयद नूर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात, पाकिस्तान के इतने बड़े राइटर और डायरेक्टर, और वाकई बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ समझने का मौका मिला, और आगे की ज़िंदगी में कुछ रास्ते भी आ गए। और इनको क्या कह सकते हैं हम असली तौर पर, किंग मेकर, क्वीन मेकर, किंग मेकर, ये हम अल्फाज आजकल अपनी सियासत में बड़ा सुन रहे हैं। और उसके हवाले से भी अभी ज़रा बात करते हैं कि सियासत में हो क्या रहा है। दरअसल 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद PTI के खिलाफ जो क्रैकडाउन शुरू हुआ, उससे सियासी सूरत हाल तो काफ़ी हद तक उनके लिए मुश्किल हो गई है, लेकिन साथ ही साथ पार्टी का रिवाइवल भी उनका जारी है। लोगों को नए ओहदे मिल रहे हैं, लोग जो हैं उनकी पार्टी में आने का भी सोच रहे हैं, बहुत सारे होंगे आई एम श्योर। अच्छा, वज़ीर दाखिला साहब जो हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने ऑन दी अदर हैंड ये कहा है कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी करने पर फ़ौजी अदालतों में उनका मुकदमा चलेगा, और इससे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी यही इंदिया दे चुके हैं। अच्छा, फिर दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़यात पर बनने वाली GIT के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है, और उन्होंने ज़मान पार्क में वकला से खिताब करते हुए कहा कि PTI छोड़ने वाले किंग्स पार्टी बनाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि PTI को ख़त्म करने के लिए तमाम इदारे तबाह कर दिए जा रहे हैं, और इस वक्त अदलिया शदीद दबाव का शिकार है। अब क्या हुकूमत अगले इंतखाबात के दौरान इमरान खान को सियासी मैदान से बाहर करना चाहती है, और क्या PTI छोड़ने वाले जो रहनुमा हैं जहांगीर तरीन साहब, उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे जितने भी सारे लोगों ने छोड़ी है? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अब जो उनको ओहदा मिला है जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम उवैस साहब और शिफा साहिबा। अच्छा सर, अब शुरू तो इस तरीके से हम अगर करें कि जो इस वक्त सूरत हाल है, वी ऑल नो कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो सही नहीं हुआ, और बहुत सारे लोगों ने उसको कंडेम किया। आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कंडेम किया, वो बाहर चले गए पार्टी को छोड़कर, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने उसको कंडेम किया वो अब पार्टी में मौजूद हैं। इस वक्त पार्टी के बहुत सारे बड़े बड़े नाम पार्टी को छोड़ के जा चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में वेयर डज द पार्टी स्टैंड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम पे अवैस साहब और शिफा साहिबा। लेकिन 9 मई का जो वाक़या हुआ है वो तो कोई भी इंसान उसको कंडेम किए बगैर रह नहीं सकता। वो कंडेमेबल इवेंट था। अमलाक को या नुकसान पहुंचे या किसी चीज़ को पहुंचे, जारी बात है। और पर आप ये भी देखें ना, वो कंडेमेबल इवेंट है, कंडेम सारों ने किया है, इमरान खान साहब ने किया है, मैंने किया है बहैसियत सेक्रेटरी जनरल, सारे हमारे साथियों ने किया है। पर एक चीज़ ज़रूर आप जहन में रखें कि इमरान खान साहब उस दिन ज़ेरे हिरासत थे, वो H8 के पुलिस लाइंस में थे, उनके फरिश्तों को भी नहीं पता। उनको 3 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके पता लगा जब CJ साहब ने उनको बताया। एक चीज़। अच्छा, दूसरी अहम चीज़, GIT के बारे में अभी शिफा साहब ने बात की। इमरान खान साहब ने ये नहीं कहा कि मैं अपीयर नहीं होता, उनका टेक्स्ट या उनका जो तहरीर है, उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर कातिलाना हमले हो चुके हैं,
और यहाँ पे अदालत ने ही मुझे एक ऑप्शन दिया है और वो मैं अवेल कर रहा हूँ कि जमान पाक में आके आपने जो पूछताछ करनी है आप जरूर करें। और उनके वकला वहाँ पे हाजिर हुए थे और उन्होंने यही इस्तदा की थी कि जरूर मैं करूँगा, पर आके आप तहरीरी तौर पे वहाँ पे जहाँ पे सिक्योरिटी है वहाँ पे आके करें, वरना हर जगह जाना, एक दिन में उनके 2-2, 3-3 पेशियां, कल भी वो गए हुए थे दहशतगर्दी की अदालत में उनकी पेशी थी बाकी जगहों में, तो वो सिक्योरिटी पर्सनल भी ये एक बात कहते हैं कि जी सिक्योरिटी फुल प्रूफ देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नंबर 1, ये तो एक बात होगी। जहां तक अवैध साहब आपने सवाल पूछा लोगों का जाने का, देखिए जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी पार्टी है, लोग आएंगे जाएंगे, हर चीज लगी रहती है। वोट इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का है। और ये भी मैं बस से कहता हूँ जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी और वो अपना वो कागज जो है वो पढ़ के वो जा रहे हैं, वही लोग अभी कह रहे हैं कि जी हम लोग वापस आना चाहते हैं। वजह बड़ी सिंपल है, जो उनके वोटर सपोर्टर हैं, देखिए दो अहम चीज जी, वोटर सपोर्टर जो है वो लान तान ये आपको किसी ने खुद सिखाया है कि वो वापस आना चाहते हैं या ये कहीं जराए से आपको खबरें मिल रही हैं कि कोई इस किस्म की बात कर रहा है कि वापस चाहते हैं? डायरेक्टली शिफा साहिबा लोग डायरेक्टली कह रहे हैं जी बस हम पे बेताशा प्रेशर था और हमने ये किया और हम लोग आना चाहते हैं वापस। नंबर 1। दूसरी अहम चीज, आप ये चीज समझें, एक सियासी आदमी जो कि जिसने तकरीबन 10-15 साल सियासत में गुजारे हो फील्ड में, और वो कह रहा हो कि जी मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ, ये नहीं कि मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा, मैं सियासत से दस्तबरदार हो रहा हूँ, इसका मतलब है कि उसने अपने पार्टी के रवाबित कट कर दिए, उसने अपने धड़े के रवाबित, अपने जो पश्तो में हम लोग कहते हैं डला, वो तोड़ दिया, खत्म हो गया। तो वो तो एक किस्म का पाबंदा हो गया ना जी सियासत में, उसके अगले 5 या 10 साल में तो उसका भी कुछ नहीं होगा। नंबर 1 तो लोग इस चीज से बहुत खाइफ हैं। और दूसरी अहम चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पीडीएम की पार्टियां हैं और दूसरी पार्टियां हैं, उनकी आप कल और परसों की आप उनके बयान देखें, उन्होंने कहा जी कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या छोड़ रहे हैं उनको हम लोग अपनी पार्टी में नहीं ले रहे। तो हो क्या रहा है कि वो तो एक किस्म की सुसाइड जैकेट पहन के वो लोग वो कूद पड़े। अभी उसका हल क्या है? अभी इमरान खान साहब ने बड़ी क्लियरली मुख्तलिफ नहीं, तो उनको आप लोग वापस ले लेना अगर वो आना चाहते हैं तो। और वो कौन लोग हैं सर, ये भी मतलब ये बताइएगा। बड़े लीडर हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स हैं पीटीआई के, जो कह रहे हैं कि वापस आना चाहते हैं, या ये वो हैं जो नए टिकट होल्डर्स थे, यंग फेसेस थे जिनको टिकट्स मिले और उनसे टिकट्स वापसी हो गई? नहीं, अभी तो वैस साहब और शिफा साहब बहुत सारा पानी गुजर चुका है अभी। लेकिन 2 अहम चीजें हैं। इमरान खान साहब बड़ी क्लियरली ये बात कहते हैं प्रेस में भी कि जी मैं किसी को या टिकट दे भी दूं तो नीचे जो अवाम है वो उस शख्स को, उस मर्द या खातून को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, उनको वोट नहीं पड़ेगा कि जी आपने पीटीआई को और इमरान खान साहब को एक मुश्किल और कठिन वक्त आपने छोड़ा। तो ये इस वक्त के हकायक चल रहे हैं ग्राउंड पे। नहीं, और लेकिन जो खान साहब को तो खुद से ये रियलाइजेशन तो है ना उमर साहब के, खान साहब ने कहा कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो बेनकाब हुए और कुछ ऐसे चेहरे हैं जो मतलब बराह रास्त एक ऐसे प्रेशर में थे कि जिनके पास हल नहीं था छोड़ने का। तो खान साहब तो रियलाइज करते हैं कि प्रेशर तो था जी, वो ये रियलाइज करते हैं। और शिफा साहबा ये केस टू केस बेसिस होगा और खान साहब हमारे पार्टी चेयरमैन है, वो और हमारी जो कमेटी होगी इंशाल्लाह उस वक्त देख के हम लोग फैसला करेंगे इंशाल्लाह। पर वो केस टू केस बेसिस ही होगा कि जो बेनकाब हुए हैं और जिनके ऊपर लिटरली एक कनपट्टी पे मतलब उन पे एक बंदूक रख के या फिर उन पे इतना ज्यादा सियासी प्रेशर डाला गया कि उनसे काम कराया गया। तो ये चीजें तो हैं, ये पता लग जाएंगी अनकरीब इंशाल्लाह। और दूसरी बात मैं कहता चलूं कि हमारे पास तो लेकिन प्रोमिनेंट लीडर्स हैं जो वापसी करना चाहते हैं, प्रोमिनेंट फेसेस हैं, स्टार प्लेयर्स पीटीआई के। वो भी है। पर एक बात मैं कह दूं कि जिस हल्के से कोई शख्स गया है वहां पे लाइन में 3-4 लोग ऑलरेडी खड़े हैं आने के लिए। वो कहते हैं जी खिदमत का मौका दें, आप देखें कोई ऐसा देखें इलेक्ट्रेट आपका। मैं तकरीबन हमारा खानदान 1932 से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 1932 से मेरे दादा के भाई जो थे वो इंडिया में उस वक्त केपी के, जो अभी केपी एंड डब्ल्यूएफपी के चीफ मिनिस्टर थे और स्पीकर थे। मेरे वालिद साहब रहे हैं, मेरे चचा, हम लोग सारे, मैं खुद तकरीबन इस वक्त अभी 22-23 साल से इस फील्ड में डायरेक्टली इलेक्शन के। आपके इलेक्शन में जब आप जाते हैं आपके पास पार्टी का वोट होता है, आपके पास इंडिपेंडेंट अपना
एक धड़ा जनबा या आपके रिश्तेदार अहबाब होते हैं, और फिर एक फ्लोटिंग वोट होती है जो आज़ाद होती है और वो देखती है, और वो बड़ी मैटर करती है। और वो लोग सब के सब देख रहे हैं कि पीटीआई में इमरान खान साहब का जो बयानिया है, लोगों के दिल को उसने मतलब उस चीज़ ने मुतासिर किया है। वो बयानिया क्या है? वो है हकीकी आज़ादी, और हकीकी आज़ादी के साथ साथ वो कहते हैं जी खौफ के बहुत तोड़ दो, इंसान एक आज़ाद है, जंजीरें तोड़ दो, परवाज करो, शाहीन की परवाज जो है वो लो। सही। सर ये बताइए कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग आपसे राब्तों में हैं, लेकिन जो नई पार्टी बन रही है जिसमें जहांगीर तरीन साहब जो है वो कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, दावा ये है कि 100 आपके लोग तो उनके पास जा रहे हैं, और जरदारी साहब भी लाहौर में मौजूद हैं, शुजात साहब से भी वो मुलाकात करेंगे। जी देखें, सियासत है, हर एक आदमी के पास ये ऑप्शन है कि वो यहीं जहां पे जाए जहां पे उनको महसूस हो कि जी हम 2 इलेक्शन लड़ सकते हैं, ये गज और ये मैदान। इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स बल्ले के निशान पे अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा कराएंगे, मैदान में जाएंगे, बल्ले के ऊपर उनको वोट मिलेगा, और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हमारी डिमांड है हो, और बैलेट बॉक्स से जो है वो जवाब आएगा। हमें इस चीज़ से बिल्कुल हम लोग मुतासर हैं, जहाँ पे 100 बिस्मिल्लाह जो मर्जी है जहाँ पे जाए। लोग हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की, फेडरल पार्टी है, और ये भी मैं कहता चलूं कि तकरीबन 36 इलेक्शन हुए थे ये पिछले साल 1.5 साल में, जब से ये पीडीएम की इंपोर्टेड हुकूमत आई है, जिसमें से 30 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीते हैं, क्लियर स्वीप। जिस वक्त मुस्लिम लीग नून और इन पीडीएम की हुकूमतें थी सूबों में भी और फेडरल में भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती है ना। लोगों ने इनके बयानिए को, इस इंपोर्टेड हुकूमत के बयानिए को, महंगाई को, इन चीज़ों को रिजेक्ट किया। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मैं आपको कुछ अभी स्टेटिस्टिक्स बताता हूँ। देखिए, आने वाला बजट ये अभी कर रहे हैं ना, ये सारी चीजें जो हैं ये आपका इकोनॉमिक फेलियर से भागने के लिए हैं। टोटल रेवेन्यू जो मुल्क का है, टोटल आपका वो 9,405 अरब रुपए फेडरल के टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज मिला के। आपने जो सूद की पेमेंट इस साल करनी है, आने वाले साल, ये 5300 अरब 5,300 बिलियन रुपीस करनी है। और सूबों के अखराजात पूरे मतलब उनको दे दिला के वो भी उनको देने हैं, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो पैसा बच जाएगा वो तकरीबन 5,000 अरब है। 5,000 आपके पास बच गया, और आपने सूद की सिर्फ मद में जो है वो तकरीबन 5,300 अरब रुपया देना है, तो पीछे आपका अखराजात मरकजी हुकूमत के और दिफा के चलाने के कहाँ पे होंगे? मतलब ये हुकूमत तो बैंकरप्ट है, इसका दिवालिया निकल चुका है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपका मरकजी हुकूमत के पास जो सूद आपने देना है वो 5300 अरब रुपए है, और जो आपके पास रकम मौजूद है वो 5,000 अरब है। तो बाकी अखराजात आप छोड़ दें, आपके अखराजात जो आपने सब्सिडीज देनी है, आपने बाकी चीजें देनी है। IMF जो है वो दूर उफक पे दूर दूर नजर नहीं आ रहा। दोस्त ममालिक जो है वो कहते हैं जी पहले IMF से बात करें फिर हमारे साथ आए। महंगाई की शरह, नॉन फूड जो फूड इन्फ्लेशन है, अफराद-ए-ज़र, और IMF कहता है बाकियों से भी मुल्कों से भी सिर्फ हमारी तरफ ना देखो, तो 3.5 रहना IMF ने बेसिकली में कहा है। लेकिन उमर साहब एक और बड़ा सीरियस इशू है, और वो ये है कि खवातीन के जो मामलात सामने आए हैं, हम चाहेंगे उस पर भी थोड़ा सा आपसे कमेंट ले लें कि आप लोगों की पार्टी को आप क्या ज़राए से खबरें मिल रही हैं, किस किस्म का डेटा आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं खवातीन जो जेलों में हैं, कि उनको रिहाई का क्या प्रोसेस आप लोग कर रहे हैं, और किसी के साथ कोई इस किस्म के वाक़यात हुए हैं वो किस तरह से डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं मान रही है, उनके तो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिफा साहिबा, बहुत दर्दनाक और बहुत सीरियस सवाल आपने पूछा है, और बैसियत सियासी वर्कर गवर्नमेंट के जो ये एक्शंस हैं उनको मैं कंडेम करता हूँ। ये मेरी करने की बात नहीं है। आप सोशल मीडिया पे बाकी जगहों पे देखें जिस तरह के वो पुलिस के एहलकार खवातीन को डील कर रहे थे, मुझे तो शर्म आती है कि मतलब उन लोगों को मैं कहूँ कि जी ये पाकिस्तान के पुलिस के एहलकार हैं। नंबर एक, उनको वहीं पे उनको मैं समझता हूँ या कोई शख्स इमीडिएट डिसमिसल के काबिल है तो ये वो पुलिस के एहलकार हैं। दूसरी अहम चीज, जो टपक के दीवारें, टपक के दरवाजे तोड़ के रात के अंधेरे में जाके चारदर और चारदीवारी को पामाल कर रहे हैं बगैर सर्च वारंट्स के, और मेरे अपने घर 2 बार इस तरह के रेड्स हो चुके हैं बगैर सर्च वारंट्स के, उसको मैं कंडेम करता हूँ। तीसरी सबसे अहम बात, खवातीन जी चोरी करके ले गए, उस पर भी मैं आता हूँ जी, चोरी कर गए। मेरे पास CC फुटेज है, मैं अदालत में गया हूँ। और दूसरी अहम बात शिफा साहबा, जो हमारी सियासी वर्कर्स हैं या खवातीन जो कि पुरअमन एहतजाज कर रही थी,
उनको थाने में जाके उनके साथ जो सलूक हुआ है, रिपोर्ट्स आई हैं लोगों की, खवातीन के जिस्म पूरा जो है वो चक चक, मुझे शर्म आती है, मतलब ये दरिंदगी की हाथ उन्होंने चक मारे हुए हैं। ये कोई दरिंदा है, ये कोई इस तरह का तो कोई जानवर नहीं करता। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दे आर टोटली डिनाइंग दिस कि ऐसा नहीं हुआ है ना, तो हमारे पास प्रूव कैसे करेंगे सर अदालतों में? प्रूव दैट, वो तो बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात कह रहे हैं बार-बार सामने आके। वो झूठ बोल रहे हैं, चाहे आईजी पंजाब हो चाहे आईजी इस्लामाबाद हो, उसके ऊपर भी मैं आता हूं। मतलब ये प्रूफ हमारे पास प्रूफ आए हैं, लोग जो हैं उनको ये डरा रहे हैं कि खवातीन एक्टिविस्ट सामने ना आए, सियासत से निकलें, और ये हर एक शख्स इसकी अटेस्टेशन कर रहा है। आप सोच नहीं सकते हैं कि उनके साथ क्या कुछ इन्होंने किया है, नंबर एक। मतलब दूसरी अहम बात, मैं या रेड हमाद अजहर साहब के घर पे हुए हैं, उनके 84 साल वालिद साहब को उन्होंने थ्रेटन किया है कि हम लोग आपकी बेटियों को उठा के लेके जाएंगे। हमाद अजहर साहब की बहनों को उन्होंने थ्रेटन किया है। हमारे मुतअद्दिद लोगों को सियासी लीडरान के घरों पे गए हैं, आतिफ खान साहब के घर गए हैं। आप ये देखें कि अली मोहम्मद साहब के घरों पे इन्होंने रेड किए हैं। आपका शेरियार साहब के, अफरीदी साहब के घर में उन्होंने उनकी अहलिया को उठा के ले गए बगैर सर्च वारंट के, जेल में रखा। मेरे 16 साल के लड़के को कहते हैं कि जी डीवीआर कहाँ पे है, रिकॉर्डिंग सीसीटीवी, उसका नहीं है। उन्होंने कहा जी झूठ ना बोलो या सही बयानी करो वरना उठा के ले जाएंगे। मतलब बगैर, मेरी एहलिया ने उनसे पूछा, मेरी वाइफ ने पूछा कि आपके पास सर्च वारंट है? उन्होंने कहा बेबी भूल जाएं उसको। दूसरी बार भी आए बगैर सर्च वारंट के, और मैंने वो फुटेज मेरी ट्वीट्स पे आप देख लें, और वो जाके मेरी गाड़ी उन्होंने उठा के चोरी की बगैर परमिशन, बगैर सर्च वारंट, बगैर किसी कॉज के किसी की गाड़ी ले जाना और वहां पे खड़ी करना। इस वक्त भी वो शालीमार थाने में है। कोई प्रेस सर, अब ये सारी बातें आपकी अपनी जगह दुरुस्त, जिस बहुत सारे लोग आपके ऐसे जिनके ऊपर आप कह रहे हैं कि भाई उन सबके ऊपर प्रेशर डाला, प्रेशर जो है वो आप लोगों ने भी अपनी पिछली हुकूमत में दूसरी पार्टियों के ऊपर डाला था, उनके भी बहुत सारे ऐसे मामलात होते थे। मरीम नवाज साहिबा जो है वो होटल के कमरे में थी, उनके यहाँ पर भी जो है वो घुस गई थी पुलिस इस तरीके से, तो मामलात तो गलत होते थे। बात ये हुई कि जिन लोगों के ऊपर प्रेशर आया वो क्या इतनी रेत की दीवार साबित हुए कि वो फ़ौरन उन्होंने छोड़ दिया, और अब हुकूमत जो है वो तो माइनस इमरान खान बना रही है, माइनस इमरान खान होंगे तो पार्टी तो कहीं पर भी नहीं। मतलब आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट आल्सो while hoping for the best? अवैस साहब और शिफा साहिबा देखें, मैंने जब होश संभाली ना, मैं थोड़ा सा डायग्रेस करूंगा, मेरी 4 साल उम्र थी, तो भुट्टो का टाइम था, भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, और 4 साल की उम्र में उनका एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स होती थी, FSF, दहशत फैलाती थी। आजकल दहशत फैली हुई ना, इससे भी ज्यादा। मैंने रेड्स देखे हुए हैं, मैंने अपने वालिद साहब को डेथ सेल में, पेशावर के डेथ सेल पे, जमीन पे, वहां पे उनको रखा गया था 2 साल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। मैं जाके जेल की दीवारों को ठुड्डे मारता था, 4 साल का बच्चा था उस वक्त। मुख्तलिफ सियासी वो हमने उतराव चढ़ाए देखे, बिजनेसेस बंद होते हुए देखे, हर एक शख्स, पर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने मौकफ से नहीं हटे। हर एक शख्स का एक थ्रेशोल्ड मुख्तलिफ होता है, तो जितना इंसान होता है, हम में से कोई फौलाद का नहीं बना हुआ। आपने तो डंडे भी खाए हैं सर, वी मस्ट एक्नॉलेज। जी हमारे साथ जी आपने डंडे भी खाए हैं, मैंने कहा हम आपको अस्पताल में देखा हमने। वो शिफा साहिबा एक ड्यूटी थी पार्टी के लिए और खान साहब के लिए हमने रास्ते खोलने थे, और इंशाल्लाह हम लोग खान साहब के लिए मौजूद हैं, और हमारे साथी जो हैं ये कुर्बानियां दे रहे हैं। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आप देखें, हमारे सियासी मुखालिफिन जिस वक्त अदालतों में आते थे, आप वो फुटेज देखें, एक जगह भी मुझे देखें कि किसी को कोई डंडा लगाओ, कोई लाठी लगी हो, कोई टीयर गैसिंग हो रही हो। वहां पे बाइज्जत तरीके से आते थे, अपनी हाजिरी करते थे और जाते थे। कल रात को भी खान साहब ने जो अपना एड्रेस किया कि आपके 90-95% तो केसेस आप इनके अपने दौर के बने हुए हैं। डॉन लीक्स का केस जो है वो इनके अपने दौर का बना हुआ है, इनके या पीपल्स पार्टी ने इनके खिलाफ बनाया था या मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ लगाया हुआ था। ये बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं आपका, वक्त की किल्लत है और बहुत शुक्रिया आपने सेगमेंट के लिए वक्त निकाला। आइंदा भी हम आपसे बात करते रहेंगे मजीद। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे और उसके बाद मईशत पर कुछ बात करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। माशी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए हर सूरत IMF की छतरी की ज़रूरत है। ये छतरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, इस हवाले से हम बात करते हैं। आबिद कयूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात। जी आबिद साहब, सर आपने वक्त निकाला। $1 अरब का मामला है सर, और हम लोग मिनते तरले करके थक चुके हैं। ना IMF हमें कुछ हाँ कर रहा है, ना कर रहा है। अजीब एक मौत पड़ी हुई है उसको ये वो हमसे खेल रहा है या क्या हो रहा है सर? ये देखिए वैसे पहली बात तो ये है, ये $1 अरब का मामला नहीं, ये लेटर ऑफ कंफर्ट का मामला है, जिसके बगैर आपसे बाकी दुनिया जो है वो मामला तय नहीं करती। तो वर्ल्ड बैंक हो, ADB हो, जिनेवा प्लेजेस हो, इवन के दोस्त ममालिक भी बहुत से, तो जब तक आप IMF प्रोग्राम में नहीं होते वो आपसे आगे मामला लेके नहीं जाते। और ये फिर IMF का प्रोग्राम जो है ये सिर्फ $1 अरब नहीं रह जाता, ये उसकी सील ऑफ अप्रूवल जो है वो बहुत अहम बन जाती है। अब ये प्रोग्राम पिछले 7 माह से तातुल का शिकार है, और अब फिर एक हल्की सी उम्मीद पैदा हुई कि शायद इस पर कुछ पेशरफ्त हो सके। अब देखना ये है कि ये जो हमारे इंटरनल होमवर्क है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, और जो जियोपॉलिटिकल हमारी जो लिंक्स हैं वो कितना हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि IMF के पास अल्टीमेटली हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन आबिद साहब, क्या IMF ने हम ये कह सकते हैं कि IMF ने हमें बेसिकली ये कह दिया है कि सिर्फ 3.5 रहना अब, या ये मैं बहुत ही होपलेसनेस की तरफ से, तो आप मुझे थोड़ी सी उम्मीद दिला दें। बड़े अरसे से वो एक ही बात कर रहे हैं, और वो बात ये कह रहे हैं कि जी आप जो दोस्त ममालिक जिनके आपने पैसे वापस करने हैं उनसे आपको एश्योरेंस ले आए कि वो ये अपने कर्जे रोल ओवर कर देंगे। अगर वो रोल ओवर करते हैं तो IMF जो है वो आगे जाने के लिए तैयार है। दूसरा जो अभी IMF ने अपना एक मुतालबा वज़ीर आज़म के सामने रखा वो ये है कि जो बजट अगला बनने जा रहा है जो कि 9 जून को प्रेजेंट होगा, उसके नंबर्स IMF के साथ शेयर किए जाएं, ताकि जो पाकिस्तान पहले कमिटमेंट कर चुका था आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन लाने की और कोई भी अनफंडेड सब्सिडी ना देने की, उसको देखा जा सके। और तीसरा जो इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में जो डॉलर के रेट में तकरीबन 25 से 30 रुपए का फ़र्क आ रहा है, जिसकी वजह से पैनिक बाइंग हो रही है डॉलर की, तो IMF ने उसके बारे में भी कहा है कि इस गैप को नैरो किया जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि करना होंगी और फौरन करना होंगी। अगर ये हो जाती हैं तो फिर IMF हम एक सख्त बजट देखेंगे। यानी अगर हमें IMF से उम्मीद है तो फिर बजट बहुत सख्त होगा, और अगर उम्मीद नहीं रहेगी तो फिर जाहिर है कि वो एक प्री इलेक्शन बजट होगा, जिसको केयर टेकर या अगली हुकूमत भले वो PMLN की क्यों ना हो, उसको आते ही रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो बजट एक गैर हकीकी बजट होगा जिसपे अमल दरामद मुश्किल हो जाएगा। और ये जो इसादार साहब कह रहे हैं कि जी हमें IMF की ज़रूरत नहीं है, हम उसके बगैर भी डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे और अल्लाह ताला का बड़ा करम है इस मुल्क पर, उनकी बात पर कितना यकीन किया जाए? देखिए ये तो आप उन्हीं से जान सकते हैं कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं और उसके पीछे क्या उन्होंने कोई फिगर दिया है, पता नहीं 5,000 अरब का पाकिस्तान का क्या फिगर दिया है, वो है ऐसा या नहीं है पाकिस्तान की वैल्यू? जी शिफा दोबारा दोहराइएगा। उन्होंने कोई फिगर दिया है 5,000 अरब रुपए, कुछ इस किस्म की कोई फिगर उन्होंने दिया है कि हमारी ये वैल्यू है हमारी? देखिए जाहिर है कि उनको अपनी टीम का मोरल बुलंद रखना है, वो लीड कर रहे हैं इसको। उनकी तरफ से किसी किस्म की पैसिमिज्म आना वो पूरे मुल्क का जो है मुआशी मोरल डाउन कर देगी। तो जो उनका ओहदा है उससे आप यही तवक्को रखते हैं कि वो एक ऑप्टिमिज्म की तरफ ही बात करेंगे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो थोड़ी सी मुख्तलिफ लग रही हैं। अल्लाह करे उनकी बात सच हो, लेकिन इस वक्त इशू ये नहीं कि डिफ़ॉल्ट होगा या नहीं होगा, डिफ़ॉल्ट नहीं होगा फौरी तौर पे इंशाल्लाह। लेकिन अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो फिर रुपए की जो वैल्यू है वो नीचे गिरती जाएगी, और अगर रुपए की वैल्यू नीचे गिरती है तो महंगाई नहीं रुकेगी, अगर महंगाई नहीं रुकेगी तो शरह सूद में मजीद इजाफा करना पड़ेगा, शरह सूद में मजीद इजाफा होगा तो अभी जो आप पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत को कर्जों की जो सूद की अदायगी है वो बढ़ जाएगी, जो कारोबार करना है वो मुश्किल हो जाएंगे। तो ये एक विशियस साइकिल है
जिसकी तान इसी बात पे टूटती है कि हमारे यहाँ डॉलर का इनफ्लो बढ़े, और डॉलर का इनफ्लो बढ़ने की कुंजी जो है वो इस वक्त IMF के हाथ में है। सर, डॉलर को आप 350 तक देख रहे हैं जाता या नहीं? मैं इन प्रिंसिपल डॉलर के रेट पे स्पेकुलेट नहीं किया करता हूँ, लेकिन जाहिर है कि अगर डॉलर का इनफ्लो नहीं आएगा और अगर ये हुंडी हवाला पे आता रहेगा, बैंकिंग चैनल में नहीं आएगा, तो फिर इसकी पैनिक बाइंग होगी और पैनिक बाइंग के नतीजे में इसका रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। आबिद कयूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मामला इतना सा है कि वो जो एक मुहावरा है जी, आगे कुआं पीछे खाई, गरीब की शामत आई आई। बस इसी के साथ जो है हम कहेंगे खुदा हाफिज़ भाई। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।